हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पर मैं कवर करूंगा एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहां पर कवर करेंगे। और साथ ही साथ अगर लास्ट में हम देख लेंगे कि अगर कोई आरटीपी वगैरह पे का भी कोई क्वेश्चन मुझे अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका इजीली वो मैनेजेबल हो जाए। और आई थिंक आपका क्वेश्चन एक आएगा, मुझे लगता है ऐसा, मुझे फील आ रहा है कि 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो वो हम जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसे सिक्योर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सीधा हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा केस स्टडी, आपका ये रहा केस स्टडी 1, हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिखेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक करके। ऑन 1 अप्रैल 2001 प्लूटो लिमिटेड हैज एडवांस्ड ए लोन ऑफ रुपीज 10 लाख टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फॉर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और अपने 4% इंटरेस्ट पे लोन दे दिया 10 लाख रुपीज, विच इज रिपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट ईच ईयर एंड। मतलब इंटरेस्ट जो हर साल का बनेगा उतना तो दिया जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो हम समझेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। मतलब 10 लाख का जो लोन है ये 5 सालों में चुकाया जाएगा। कैसे? 2 लाख करके 2 लाख एवरी ईयर करके चुकाया जाएगा, प्लस इंटरेस्ट आपका उस साल का जो ड्यू है वो इंटरेस्ट आपका बनेगा, है ना। यानी 2 लाख सिर्फ नहीं, 2 लाख के साथ इंटरेस्ट भी जितना उस साल का करेंट ईयर का रहेगा वो इंटरेस्ट भी चुकाया जाएगा। एम्प्लॉइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस बेनिफिट। एम्प्लॉय को कोई भी परफॉर्मेंस देना नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड द स्टाफ लोन इन द बैलेंस शीट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट डिसबर्स रुपीज 10 लाख। The interest of the interest income for the period is recognized at the contracted rate in the statement of PL by the company, that is 40,000 rupees. Analyze whether the above accounting treatment made by the accountant is in compliance with Ind AS. If not, advise the correct treatment. अब देखो Ind AS का compliance हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा था, यानी Ind AS 32, 107, 109 में हमने जो पढ़ा था, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली Ind AS 109 हमें क्या कहता है? वो हमें ये कहता है कि आप फाइनेंशियल एसेट्स या फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो भी आपका है आप उससे मेजर करोगे इनिशियली एट फेयर वैल्यू। यहाँ पर जबकि प्लूटो लिमिटेड ने लोन दिया है तो इसके लिए फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स को क्या करेगा? इनिशियली फेयर वैल्यू में मेजर करेगा। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है? अब जो फ्यूचर में कैश फ्लोस मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू ही फेयर वैल्यू होगा, और प्रेजेंट वैल्यू किससे पुल करेंगे? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? यहाँ पर दिया हुआ है ना, 10% का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे कि इसका फेयर वैल्यू क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। केस स्टडी 1, यहाँ पर देखो जीरो ईयर है, हम 5 साल लेंगे, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर। अब देखो लोन जो दिया गया है वो 10 लाख का दिया गया है, यानी फर्स्ट ईयर में लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2 लाख पेमेंट होगा, 2 लाख पेमेंट होगा, 2 लाख पेमेंट होगा। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बराबर बराबर हर साल पेमेंट किया जाएगा, है ना। 2 लाख करके हर साल पेमेंट किया जाएगा, और हर साल जितना इंटरेस्ट ड्यू होगा उतना इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो देखो 0th ईयर में 10 लाख लोन लिया गया था, और इंटरेस्ट ले कितना रहे? इंटरेस्ट तो हम ले रहे हैं ओनली 4% ना, हाँ 4% इंटरेस्ट हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर 10 लाख का 4% इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको, है ना। कितना मिलेगा? 10 लाख का 4% होता है 40,000। फर्स्ट में इतना इंटरेस्ट मिलेगा, पर क्या सेकंड ईयर में 40,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा, साथ में प्रिंसिपल भी 2 लाख पेमेंट हो जाएगा। यानी सेकंड ईयर में 8 लाख में आपको मिलेगा 4%, यानी 32,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में 6 लाख में मिलेगा आपको 4%, यानी 24,000। और फिर बाद में फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा कितना, 2 लाख ही बचा ना, सॉरी 6 लाख था, हाँ भैया 4 लाख पे आपको मिलेगा कितना? 4 लाख पे 4%, यानी 16,000 आएगा। और एंड में 2 लाख पे 4% यानी 8,000। यानी ये आपका देखो प्रिंसिपल अमाउंट बराबर बराबर हर साल दिया मिलेगा आपको जो आपने लोन दिया है, और इंटरेस्ट जितना ड्यू होगा हर साल उतना मिलेगा। ये तो एक्चुअली ये जो 4% आपको मिलने वाला वही 4% आपको मिलेगा। अब हमें पता चला कि हमें एवरी ईयर कैश फ्लोज क्या आएगा। फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो आएगा 2,40,000, नेक्स्ट ईयर में आएगा 2,32,000, फिर आएगा 2,24,000, फिर आएगा 2,16,000, एंड फिर आएगा 2,08,000। ये कैश फ्लो हमारा फ्यूचर में आएगा। अब इसका हम प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, उसी से हमारा फेयर वैल्यू में पता चलेगा कि कितना है। प्रेजेंट वैल्यू किससे निकालेंगे? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो एक एक करके हम निकालते हैं।
एक एक करके अगर हम निकालते हैं, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1.10, क्योंकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, तो पहले वाले का आ रहा है 218,181, 181.8, ओनली सिंगल डेसिमल प्लेसेस हम ले लेंगे। दूसरे वाले को आपको 2 बार पूल करना है, यानी आप कहोगे कितना, 2,32,000 डिवाइडेड 1.10, इक्वल इक्वल 2 बार लगाएंगे क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है हमें, 191,735.5 एंड तीसरा वाला अगर हम करेंगे तो इसमें 3 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 कितना, 168,294.5। फिर फोर्थ ईयर का अगर हम करेंगे 216,000 डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 4 बार करेंगे, 147,530.9। करेक्ट, परफेक्ट। तुमने देखो 4 साल का तुमने पुल कर लिया। अब नेक्स्ट लास्ट ईयर का हमें करना है, 2,08,000 डिवाइडेड 1.10, 1 2 3 4 5, 129,151.6। ये आ गया आपका ओवरऑल फेयर वैल्यू, डेट इज प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, 147,530.9। आप भी इसे टोटल कर लो पाँचों को, 168,294.5 फिर आएगा 191,735.5, 21,818.1.8, यार आपका 854,894.3। चलो 854,894 है आपका, 0.3 आ गया आपका। तो यही हमारा क्या हो गया पता है, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यानी हमारा इनिशियल एंट्री क्या होगा, हमने लोन दिया, हमने पैसा कितना दिया, पैसा तो हमने टू कैश दे दिया ना, 10 लाख रुपीस हमने पैसा दिया, पर देखा जाए तो जो एसेट है आपका वो फेयर वैल्यू कितने का है, फाइनेंशियल एसेट्स यानी लोन जो आपने दिया है वो कितने का है, वो आपका 854,894.3 है आपका, है ना, ये आपका है। और बाकी का जो आपका रहेगा वो आपका खर्चा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, और ये खर्चा आपका इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर इसे हम दिखाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना डिफरेंस, कितना आएगा, -10 लाख, 14510, 14510.5.7, है ना, ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमने ये जनरल एंट्री पास कर दिया, और ये एम्प्लॉय बेनिफिट जो है ना ये सीधा पीएल में चार्ज हो जाएगा क्योंकि आपका कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है। अगर वेस्टिंग कंडीशन होता तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ वेस्टिंग कंडीशन जितने साल का होता है उसमें आपका एमोटाइज होता है, जैसे हमने सर्विस पेमेंट में पढ़ा था 102 में। लेकिन वेस्टिंग कंडीशन नहीं होने की वजह से, क्योंकि फ्यूचर में कोई कंडीशन नहीं है ना, यहाँ पर साफ साफ कह दिया उन्होंने, एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस बेनिफिट। तो ये जो बेनिफिट इनको मिले इनको कोई परफॉर्मेंस नहीं करना, तो सीधा पीएल में चार्ज हो जाएगा इमीडिएटली। कितना, 145,105.7, 145,105.7। तो यहाँ पर जो इसने मैनेजमेंट ने जो किया वो बिल्कुल गलत है। मैनेजमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में इन्होंने इंटरेस्ट जो पहले साल का दिखाया बिल्कुल गलत है। अगर हम देखें फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का अगर हम देखें तो देखो फाइनेंशियल एसेट्स इतने का है, अब इसमें क्या होगा 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा हर साल और पेमेंट जो है माइनस हो जाएगा ताकि एंड में जीरो हो जाए। तो फर्स्ट ईयर का अगर हम इंटरेस्ट देखें तो आपका इंटरेस्ट आएगा कितना, फाइनेंशियल एसेट्स आपका बढ़ेगा टू इंटरेस्ट इनकम कितना होगा, ये आपका होगा 854,894.3 का जो लोन है, इतने का तो लोन है, इसमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये आपका आएगा 854,809 आएगा, 854,809 आएगा ये आपका। और ये इंटरेस्ट इनकम हम पीएल में क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो इसका एंट्री हालांकि ऐसे पास नहीं करते कितनी बार आईसीए, पर मैं कर दे रहा हूँ। आपका जो इंटरेस्ट इनकम है ना, ये इंटरेस्ट इनकम आपका डेबिट हो जाएगा तो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, कितना 854,809 आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये आपका पीएल में चला जाएगा क्योंकि इनकम है, इंटरेस्ट इनकम पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट ईयर का भी एंट्री बता दिया आपको। अब हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। चलो इन्होंने निकाला 854,712, हमने निकाला
894 निकाला ना, तो हल्का सा फर्क आ रहा है, वो 100 रुपीज़ का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने जो फैक्टर, इन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस में लिया फैक्टर, पर हमने तो पूरा वैसे डिटेल में लिया ना, इसलिए हमारा हल्का सा फर्क आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बाकी का जो अमाउंट है देखो, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा, और मैंने जैसे बताया था सीधा पीएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेस्टिंग कंडीशन नहीं है आपका। और फिर फर्स्ट ईयर का अगर हम देखेंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट ये आपका बनेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल दिया 85489, वो हल्का सा फर्क आ रहा है 18 रुपये का, तो ये कोई मायने नहीं रखिएगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया है शेड्यूल 3 के हिसाब से, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कब प्रेजेंट किया। आप इनका ये देखो, पहले 1 अप्रैल 2001 को लोन दिया गया था, 1 साल के बाद के इन्होंने प्रेजेंटेशन किया, मैं समझा देता हूँ आपको। 31 मार्च 2002 को प्रेजेंटेशन किया। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स दोनों में क्लासीफाई होगा आपका। क्या कैसे क्लासीफाई होगा मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट ईयर का और एंट्री पास करूँ, फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ाओगे इंटरेस्ट इनकम दिखा के, और वो पीएल में चला जाएगा, और फर्स्ट ईयर में आपके पास पैसा भी तो आएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास पैसा कितना आएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट्स 2,40,000 आपका फर्स्ट में पैसा भी आ जाएगा, है ना, ये पैसा आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर प्लेन बैलेंस शीट बनाएं, तो बैलेंस शीट के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, तो फाइनेंशियल एसेट्स इनिशियली आपने दिखाया था जीरो ईयर में कितने का, 854,894.3, 894.3 का फाइनेंशियल एसेट्स आपने दिखाया था। अब इसमें आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर आप इंटरेस्ट चढ़ाओगे, फर्स्ट ईयर आप इसमें इंटरेस्ट कितना चढ़ाओगे, 85489, ये आपका इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर का। अब फर्स्ट ईयर में पेमेंट भी माइनस करोगे, जो कैश आपका रिसीव्ड हो गया, कैश बढ़ेगा, ये इंटरेस्ट तो पीएल में चला जाएगा, यानी बैलेंस शीट के राइट साइड में आपका फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड में आपका क्या बढ़ेगा, पीएल बढ़ेगा। और दूसरे वाले एंट्री में आपका कैश बढ़ेगा, जितना पैसा है 2,40,000, और फाइनेंशियल एसेट्स आपका घट जाएगा, यानी एसेट घटेगा फाइनेंशियल एसेट्स, और कैश बढ़ेगा, डबल इफेक्ट में, यानी 2,40,000 से आपका ये माइनस हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स का, 854,894.3 प्लस 854,889 माइनस 2,40,000, ये आ रहा है कितना, 700,383.3। अब देखो, ये फाइनेंशियल एसेट्स का पैसा आपको मिलेगा, ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में मिलेगा ना फाइनेंशियल एसेट्स का पैसा, कितने सालों में मिलेगा, ये फाइनेंशियल एसेट्स का आपका पैसा 4 सालों में मिलेगा, पर एक अमाउंट जो है वो आपको 1 साल में मिल जाएगा। एक तो अमाउंट आपका इसमें से एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको फर्स्ट ईयर में भी तो मिलेगा, तो जो फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाएगा, यानी जो ड्यू है विद इन 12 मंथ्स उसे हम क्या दिखाते हैं, करंट एसेट्स में, और जो ड्यू है आफ्टर 12 मंथ्स उसे हम दिखाते हैं नॉन करंट एसेट्स, यानी इसी के अंदर एक हिस्सा होगा आपका करंट एसेट्स का, है ना, और इसी के अंदर आपका एक हिस्सा होगा नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स का। तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब देखो, ये आपका 700,383.3 का ये आपका फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है। अब इस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा आपका सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा, 70038 का इंटरेस्ट चढ़ेगा, 70038 का आपका इंटरेस्ट चढ़ने वाला है इस पर, हमें ये पता चल गया। अब आप देखो सेकेंड ईयर में आपको अमाउंट कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर में हमें अमाउंट मिलेगा 2,32,000, यानी जो सेकेंड ईयर में हमें अमाउंट मिलेगा 2,32,000, है ना, उसमें से हमें इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा उस साल का 70038, जो उस साल का ड्यू हमने निकाला फाइनेंशियल एसेट्स में, ये आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, और बाकी का पैसा आपको प्रिंसिपल मिलेगा, यानी बाकी का पैसा आपका फाइनेंशियल एसेट्स को कम करेगा ना, फाइनेंशियल एसेट्स का पैसा आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 2,32,000 माइनस 70038, यानी 161,962 जो है ना, ये आपको प्रिंसिपल का पैसा फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, बाकी तो बाद में मिलेगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें से 161,962 जो है आपका करंट एसेट्स है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा पैसा, और दूसरे वाला बाकी रिमेनिंग जो रहेगा वो आपका रह जाएगा नॉन करंट एसेट्स। 383.3 आया आपका, ये आ रहा है 538,421.3, ये आपका क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गया। तो वही हमने क्या किया, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया, इसको सेपरेटली मैं वापस से समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के एंड में इतना ड्यू है,
तो सेकेंडरी में इसी में इंटरेस्ट चढ़ेगा। इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा हमने पता किया, इतना इंटरेस्ट चढ़ेगा आपका सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी में जो आपका पैसा आएगा वो पैसा एक इंटरेस्ट का भी आता है और दूसरा आपका प्रिंसिपल का आता है। तो इससे मत कंफ्यूज होना, ये मत समझ लेना कि ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो टोटल वो दे रहे अपना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट हो रहा है ना। लेकिन हमें रियल में ये जानना है कि आपको इंटरेस्ट का पैसा कितना मिल रहा है और प्रिंसिपल का पैसा कितना मिल रहा है। यानी इंटरेस्ट का पैसा उस साल का जो ड्यू है उतना मिला आपको, और बाकी आपको फाइनेंशियल एसेट जो आपने होल्ड किया उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको इतना मिल रहा है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल रहा है ये तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर मिल जाएगा ना, इसलिए हम इसको करंट एसेट मान रहे हैं। मतलब ये मान रहे हैं ये आपका ड्यू है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आपका ये ड्यू हो जाएगा, तो इसे हम करंट एसेट्स मानते हैं। और ये ड्यू होगा आफ्टर 1 ईयर, इसे हम नॉन करंट एसेट्स मानते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे बैलेंस शीट में क्लासिफाई करेंगे, ये करंट एसेट्स में आएगा, ये नॉन करंट एसेट्स में आएगा। अब चेक कर लेते हैं, 161982 आया हमारा, 161962 है, हल्का सा फर्क आने, डेसिमल प्लेसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दूसरे वाला 53841 है और हमारा 201 है। तो मैंने बोला ना हल्का सा जो फर्क है वो आना ही है, डेसिमल प्लेसेस की वजह से पहले से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी 1 हमारा ऑल टुगेदर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। आप अगर चाहो तो एग्जाम में आप ऐसे बैलेंस शीट का अप्रोच बस दिखा सकते हो, बैलेंस शीट का एक्स्ट्रा का आप दिखाओगे, यहाँ पर आप दिखाओगे लोन जो आपका है इसमें आप करंट एसेट्स में भी दिखाओगे, नॉन करंट एसेट्स में दिखाओगे और करंट एसेट्स में दिखाओगे, है ना। नॉन करंट एसेट्स में आएगा 538421.3 और इसमें आएगा 161962, ये हमारा आ गया, बस डन। चलो ये हमने कर लिया। आप चाहो तो ये वाला इनका तरीका भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसेट्स में दिखाया नॉन करंट एसेट्स फिर करंट एसेट्स, मैंने भी तो वही दिखाया, इसी तरीके से इसके अंदर लोन नाम देके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, डन। नेक्स्ट आ जाते हैं केस स्टडी 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे केस स्टडी 2। प्लूटो लिमिटेड हैज परचेज्ड ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर ₹6 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001। द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 years। ऑन 30 सितंबर 2003, देखो 1 अप्रैल को इसने परचेज किया, है ना, 2001, 1 अप्रैल 2001 को परचेज किया एंड 30 सितंबर 2003 का बात करें, यानी 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2003, यानी आफ्टर 2.5 years, 2.5 years के बाद का बात कर रहे हैं ना। प्लूटो लिमिटेड ने टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया यूजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिकॉज डिमांड हैज डिक्लाइन। However, the plant is maintained in a workable condition and it will be used in future when demand picks up. The accountant of Pluto Limited decided to treat the plant as held for sale until the demand pick up and accordingly measures the plant at lower of carrying amount and fair value less cost to sell. मैं आपको बता दूं इंडेस 105 में हम दिखाते नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, तो वहाँ पर नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एज पर इंडेक्स 105 अगर हमें क्लासीफाई करना है तो सिर्फ अगर आपने उसे टेम्परेरीली यूज़ करना बंद कर दिया तो उससे नहीं होगा। मान लो कोई आपका प्लांट है, सबसे पहले आपका नियत होना चाहिए कि आप बेचना चाहते हो और बेचने के लिए आप कस्टमर ढूंढ रहे हो एक्टिवली, और आपका जो प्राइस वगैरह भी वो मार्केट प्राइस के हिसाब से आप लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि जो तो प्राइस बोल रहे हो यहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है इंडेक्स 105 के जो सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, तभी हम उसे क्लासीफाई करते हैं एज पर इंडेक्स 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। क्योंकि ऐसे हुआ तो चलते फिरते कोई भी बंदा उसका जब मन करेगा वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को या कोई भी एसेट्स को वो क्या करेगा, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई कर देगा, ऐसा थोड़े ना चलेगा। तो यहाँ पर उसे अगर क्लासीफाई करना है तो मतलब उसका नियत होना चाहिए कि वो बेचना चाहता है और बेचने के लिए वो मार्केट में ढूंढ भी रहा है, बंदा कस्टमर ढूंढ रहा है जिसे वो बेच सके और प्रोबेबली उसे मिल भी रहा है। तो वैसा सिचुएशन में जहां पर लगे कि विद इन द टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अगर वो बेच देगा तो वैसा सिचुएशन में हम दिखा सकते हैं नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ इन्होंने एक्टिव यूज करना बंद किया, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि ये बेचना चाहते, ये तो बेचना भी नहीं चाहते, कह रहे हैं कि जब वापस ये वर्केबल कंडीशन में आएगा तो फिर से यूज करने लगेंगे। तो ये आपका नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल का केस है ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये कर रहा है ना अकाउंटेंट, ये क्या करना चाहता है, डिसाइडेड टू ट्रीट द प्लांट एज हेल्ड फॉर सेल, बिल्कुल गलत है, ये नहीं कर सकता। ये नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में नहीं दिखा सकते यहाँ पर। इसे क्या दिखाना पड़ेगा, स्टिल इसे दिखाना पड़ेगा किसमें, इसे दिखाना पड़ेगा इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर कंटिन्यूअसली भले आप यूज करो या ना करो, कंटिन्यूअसली आपका इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होते ही जाएगा आपका, ये चीज का आपको ध्यान में रखना। तो इसका कंटेंशन जो है बिल्कुल बिल्कुल गलत है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, एज द ऑल्सो द अकाउंटेंट हैज ऑल्सो स्टॉप चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। बहुत गलत किया तूने, बहुत ज्यादा ही गलत किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फॉर द रेस्ट ऑफ पीरियड कंसिडरिंग द प्लांट एज हेल्ड फॉर सेल, ये बिल्कुल गलत है, नहीं चलेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही आपका।
फिर द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन 30 सितंबर 2003 एंड 31 मार्च 2004 वाज ₹4 लाख एंड 3.5 लाख रेस्पेक्टिवली। अब क्या होता है, हम एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड हमें कोई इंडिकेशन मिलता है कि इंपेयरमेंट हुआ है, तो वैसा सिचुएशन में हम एसेट्स को इंपेयर करते हैं एज पर इंड AS 36, वो बात अलग है, पर अब यहां पर उसे हेल्ड फॉर सेल नहीं दिखा सकते, ये आपको समझना है। डेप्रिसिएशन पहले चार्ज होता है, उसके बाद हम देखते हैं क्या WDV बचा एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर हमें इंडिकेशन मिलता है ना, एज पर इंड AS 36, तो वैसा सिचुएशन में हम उसे इंपेयरमेंट भी करते हैं, और वो इंपेयरमेंट आपका फिर PL में चार्ज होता है। तो यहां पर आप देखो 1 अप्रैल में यहां पर ही सॉल्यूशन करा दे रहा हूं। 1 अप्रैल को इसका एसेट था कितने का, 6 लाख का इसका एसेट था। यहाँ पर ऐसा कुछ WDV वगैरह बोला नहीं हमें, डेप्रिसिएशन का मेथड कुछ बताया नहीं है, और नहीं इन्होंने कोई सेल्वेज वैल्यू हमें दिया है, तो हम ये मानते हैं कि SLM बेसिस में स्ट्रेट लाइन में हम 10 ईयर्स में डेप्रिसिएशन करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 0.6 लाख होगा। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका इतना ही होगा, 0.6 लाख। फिर हम करेंगे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी 0.6 लाख होगा, और थर्ड ईयर का भी डेप्रिसिएशन हम कर देंगे। सितंबर में ये सब जो बेचा बेची का सोच रहा है ना, ये स्कीम लगा रहा है, नहीं चलेगा। थर्ड ईयर का भी डेप्रिसिएशन हमारा 0.6 लाख होगा। यानी ये देखो 1 अप्रैल 2001 था ना, ये 1 अप्रैल 2001 था, ये आपका हो गया कहाँ पर 31 मार्च 2002, ये हो गया 31 मार्च 2003, और ये हो गया 31 मार्च 2004। तो 31 मार्च 2004 तक आपका WDV क्या है, 6 लाख में से 1,80,000 हट जाएगा आपका, तो बचेगा कितना, 4,20,000, यानी 4.20 लाख आपका WDV आ रहा कब, 31 मार्च 2004 को। और यहाँ पर एंड 31 मार्च 2004 को, 30 सितंबर को कंसीडर मत करो, क्योंकि उस दिन आपका रिपोर्टिंग पीरियड एंड नहीं होता है, तो उस दिन से हमें कोई फेयर वैल्यू से मतलब नहीं। हम एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड में ये चेक करते कि इंपेयरमेंट हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेते कि इंडिकेशन है कहीं ना कहीं इंपेयरमेंट का। और साथ ही आप देखो ना, इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, 3.5 लाख है ना। हमने तो 4.20 लाख में WDV दिखा के रखा है, पर मार्केट में बिकेगा कितना में 31 मार्च 2004 को, 3.4 लाख में। तो हमें यहाँ पर इंपेयरमेंट करना चाहिए, ये एजम्पशन करते हुए कि कोई इंडिकेशन तो गिरा भी है, साफ साफ दिख रहा है 70,000 रुपये से वैल्यू गिर चुका है। तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस दिखाएंगे, कितने का, 70,000 का, यानी 0.70 लाख का। और अल्टीमेटली हमारा कैरिंग अमाउंट हो जाएगा कितना, 3.50 लाख। यानी इंपेयरमेंट करने के बाद ऐसे भी हमने लॉजिकली समझा था कि इंपेयरमेंट अगर आप कर दोगे तो उसके बाद जो आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता है वही आपका कैरिंग अमाउंट हो जाता है, क्योंकि इंपेयरमेंट करने के बाद हम उसे कहाँ पर पहुंचा देते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में पहुंचा देते हैं। इसलिए अल्टीमेटली आपका कैरिंग अमाउंट कितना होगा, 3.50 लाख, और ये इंपेयरमेंट लॉस आपका कहाँ जाएगा, PL में जाएगा। डेप्रिसिएशन तो हालांकि PL में जाता ही है, ये भी आपका PL में चला जाएगा। हाँ, फिर बाद में आप रिवर्सल कर सकते हो, जितना टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन जितना आपने चार्ज किया है उतना फिर बाद में रिवर्सल कर सकते हो, उसके लिए अलाउेबल है। तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर बोला नहीं है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी डेटा दिया, हमें देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो किया वो हमें बता दिया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वगैरह वगैरह इन्होंने जो किया हमें बता दिया गया। चलो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने अपना आंसर ऑलरेडी निकाल लिया, हम अपना आंसर उनसे मैच करा लेते हैं। देखो 3,50,000 का आपका था, यहाँ पर इंपेयरमेंट लॉस दिखाया गया, 4,20,000 हमने निकाला था, परफेक्ट यहाँ पर पूरा। और 3.50 लाख आपका कैरिंग अमाउंट है ना लास्ट में इंपेयरमेंट लॉस दिखाने के बाद, और ये 3,50,000 डेफिनेटली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा, यानी इंड AS 16 के हिसाब से। एंड मैंने इंड AS 16 का भी वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में। क्लियर, परफेक्ट। तो इंपेयरमेंट लॉस आपका 70,000 PL में जाएगा, हमने ऑलरेडी कर लिया, डन। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर दैट इज की स्टडी 3 पे मूव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑन 5 अप्रैल fire damaged a consignment of inventory at one of the Jupiter's Limited warehouse. The inventory had been manufactured prior to 31st March 2002 costing ₹8 लाख। देखो 5 अप्रैल को फायर ने डैमेज किया, आग लगा, और इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर कब हुआ था, 31 मार्च 2002 को हुआ था, यानी लास्ट ईयर आपका इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर हुआ था, जिसका कॉस्टिंग है ₹8 लाख। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री प्रायर टू द डैमेज, यानी 5 अप्रैल का डैमेज से पहले आपका कितना था, 9.6 लाख था। तो यानी अगर हम बैलेंस शीट बनाए 31 मार्च को, 31 मार्च को हम इन्वेंट्री को मेजर करते हैं एज पर इंड AS 2, हम कैसे मेजर करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर में मेजर करते हैं। तो अगर मैं देखूँ 31 मार्च को कॉस्ट कितने का ही है, 8 लाख का कॉस्ट है, और आपका NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 9.6 लाख का, तो इसका लोअर कौन सा हो गया, लोअर हो गया 8 लाख का। यानी इन्वेंट्री मेजर होगा इंड AS 2 के हिसाब से, इन्वेंट्री मेजर होगा आपका कितना,
8 लाख पे आपका मेजर होना चाहिए 31 मार्च को, उसके बाद ही तो आग लगा। हम देखेंगे आगे 5 अप्रैल में आग लगा तो आगे हमें क्या करना चाहिए मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते एक बार। Because of the damage caused to the consignment of inventory, the company was required to spend an additional amount of rupees 2 lakh on repairing and repackaging of the inventory. The inventory was sold on 15th May 2002 for proceeds of rupees 9 lakh. 15th May को ये बिका गया 9 लाख पे। The accountant of Jupiter Limited treats this event as an adjusting event. ये वाला important है। And adjusted this event of causing the damage to the inventory in its financial statements and accordingly remeasure the inventories at as follows. Cost दिखाया इन्होंने 8 लाख का, बोला नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपका 9.6 लाख तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 9.6 लाख आपको मिलेगा बेचने पर खर्चा भी तो लग जाएगा रिपेयरिंग का, यानी 2 लाख का खर्चा लग जाएगा। मतलब 8 लाख का तो आपका कॉस्ट लगा था इन्वेंट्री बनाने पर, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया माइनस ये सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि रिपेयर कराना पड़ेगा, तो आपका 7.60 नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगा। तो इन्वेंट्री देखा जाए तो हमें मेजर करना चाहिए किसमें? लोअर पे मेजर करना चाहिए। इनका कहना है, इनका कहना है एज पर एडजस्टिंग इवेंट हमें लोअर में मेजर करना चाहिए, और ये 7.60 में मेजर कर रहा है ना। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, जो हमने पढ़ा था इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दैट इज इन डेस 10, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या कहता है? इन डेस 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये कहता है कि आप पहले ये चेक करो कि वो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट वो होता है जिसका एविडेंस आपके पास रिपोर्टिंग पीरियड के एंड होने से पहले ही रहता है, यानी 31 मार्च से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन है, एविडेंस है, पुख्ता एविडेंस है कि हाँ फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है। अगर आपके पास एविडेंस है तब आप उसे एडजस्ट करते हो इन पीएल अकाउंट, आप उसका एडजस्टमेंट करते हो। लेकिन अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है यानी 31 मार्च तक एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड तक अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो हम उसे पीएल में एडजस्ट नहीं करते, हम उसका सिर्फ डिस्क्लोजर करते है ना। तो यहां पर आप देखो कि अब आप पूछोगे कि ये एविडेंस क्या है, जिससे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल 20 मार्च को आपका किसी डेटर था, कोई आपका डेटर था, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, कोई आपका एक डेटर था जिससे आपको 10 लाख रुपया मिलना है, 10 लाख रुपीस आपको मिलना है, और 31 मार्च से पहले ही 20 मार्च को उसके प्रेमाइसिस में अच्छा खासा आग लगा, उसका अच्छा खासा लॉस हुआ, लेकिन वो अभी तक बैंकरप्ट घोषित नहीं हुआ है, अभी तक उसका आग लगा। तो आपके मन में तो कहीं ना कहीं चले यार उस बंदी का आग वाग लग गया है, उसका तो अच्छा खासा नुकसान हो गया है, अब वो हमारा 10 लाख रुपीस चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, डर लग रहा है ना आपको। तो 31 मार्च तक में 31 मार्च जिस दिन आप रिपोर्टिंग अपना एंड कर रहे हो रिपोर्टिंग पीरियड, उस दिन आपके पास एक सबूत था, एक एविडेंस था कि हाँ उसकी यहाँ पर आग लगा है और वो पैसा दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है ना, ये एविडेंस आपके पास था। अब क्या हुआ बाद में, मान लो 10 अप्रैल को मान लो उसने बैंकरप्ट घोषित कर दिया, उसको बैंकरप्ट हो गया वो, तो अब आप कंफर्म हो गए आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो कंफर्म अब 10 अप्रैल को है, लेकिन आपके पास पहले से एविडेंस तो था ही ना 31 मार्च को, क्योंकि आग तो उसके पहले लग गया था, इसलिए एडजस्टिंग इवेंट कहलाता है। लेकिन वही अगर आग 31 मार्च के बाद लगेगा तो 31 मार्च तक तो भैया सब कुछ सही था, सेफ थे हम एकदम, यानी हमारा कहीं से भी हमने नहीं लगा था कि हमारा पैसा डूबेगा, तो वैसा सिचुएशन में उसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप देखो 5 अप्रैल को फायर में आग लगा, 5 अप्रैल को आग लगा, यानी 31 मार्च तक तो कोई आग नहीं लगा था, 31 मार्च तक मेरे दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं था कि मेरा पैसा डूबेगा, है ना, इन्वेंट्री का मेरा पैसा मुझे कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 31 मार्च तक ऐसा कोई एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए मैं इसे क्या मानूंगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानूंगा, मैं इसे एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानूंगा। हाँ अगर ये आग जो है ना ये 31 मार्च से पहले लगता ना, तो ऐसा सिचुएशन में इनका जो कंटेंशन है ये बिल्कुल सही होता, हम बोलते हैं हाँ आग तो पहले लग गया है, एविडेंस है, तो हम क्या करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू नया वाला लेते हैं 7.6 और 8 के हिसाब से हम करके 7.6 में मेजर कर देते हैं। लेकिन ये आग आपका आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपरेशन के एंड के बाद हुआ है, तो यहाँ पर हम इसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, और ये जो बाद में जो कहानी हुआ है ना इसको इग्नोर करोगे, नेक्स्ट ईयर में आप दिखाओगे ये कहानी को। आप इस साल वही जैसे पहले आपका था 31 मार्च तक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन था, 8 लाख का कॉस्ट और 9.6 लाख का एनआरवी, ये 31 मार्च तक आपका इन्फॉर्मेशन था, उसके हिसाब से आप 8 लाख में ही इन्वेंट्री को मेजर करोगे एज पर इंडेस 2, यानी आप इसमें इंडेस 10 के हिसाब से आप सिर्फ डिस्क्लोजर करोगे, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और आप इसे सिर्फ डिस्क्लोजर करोगे। सिर्फ एक ही कारण था क्योंकि 31 मार्च तक आग नहीं लगा था, उसके बाद आग लगा था, यानी 31 मार्च तक कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्लियर हमारा? अब हो गया सॉल्यूशन हमारा खत्म, जो मैंने ऊपर लिखा था वही सॉल्यूशन है ना, खत्म हो गया हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वेंट्री 8 लाख का कॉस्ट है, 9.6 का एनआरवी है, पर हम 8 लाख पे दिखाएंगे क्योंकि हम 31 मार्च तक के हिसाब से हम देख रहे हैं, कोई आग लगा नहीं है, तो डन हमारा क्वेश्चन। तो ये तो हमने पहले लिखा था शुरुआत में, ये रहा है ना, डन हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट करेंगे केस स्टडी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे केस स्टडी 4।
फटाफट डिस्कस करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 सन लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ अर्थ लिमिटेड फॉर ₹30 लाख। यानी सन लिमिटेड ने एक्वायर किया किसको? अर्थ को। अर्थ इसका सब्सिडरी कंपनी बन गया। सन लिमिटेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स ए, बी एंड सी विथ फेयर वैल्यू ₹12 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी इनका 3 सेपरेट जो मशीन का कॉम्बो जो रहता है कैश जनरेटिंग यूनिट, इनका 3 सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट है जिसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग से। 12 लाख है, 8 लाख है, 4 लाख है रेस्पेक्टिवली। द कंपनी रिकॉग्नाइजेज गुडविल ऑफ ₹6 लाख दैट रिलेट्स टू CGU ओनली। यानी जो 6 लाख का गुडविल है वो सिर्फ और सिर्फ सी में ही है, ए और बी में नहीं है, सिर्फ सी में। आगे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2002-03 द कंपनी ऑफ द CFO ऑफ द कंपनी हैज अ व्यू दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग for any CGU since the recoverable amount is comparatively higher than the carrying amount and believes there is no indication of impairment. Analyze whether the view adopted by the CFO is compliance with Ind AS. अब मैं बता दूं कि Ind AS का क्या compliance है। Ind AS 36 क्या कहता है? Ind AS 36 हमें यही कहता है कि अगर मान लो इम्पायरमेंट का इंडिकेशन नहीं है तो आपको इम्पायरमेंट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल करेक्ट है। अगर इंडिकेशन मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड अगर आपको इंडिकेशन मिलता है तो ही आप इम्पायरमेंट करोगे, अदरवाइज आप इम्पायरमेंट नहीं करो। लेकिन गुडविल के केस में और इनटेंजिबल एसेट्स जिसका इनडेफिनिट लाइफ है आपका, वैसा केस में आप हमेशा हर साल इम्पायरमेंट का टेस्टिंग करोगे, भले आपका इंडिकेशन हो या ना हो। मतलब जहां पर इंटेंजिबल एसेट जिसका इंटेंजिबल एसेट जिसका इनडेफिनिट लाइफ है, या फिर आपका गुडविल, जो आपका गुडविल आया वो गुडविल अगर आपका है, तो ये दोनों केस में आपको क्या करना पड़ेगा? वेदर इंडिकेशन हो या ना हो आपको इम्पायरमेंट टेस्टिंग करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो जो गुडविल रिकॉग्नाइज किया गया है ना, गुडविल रिकॉग्नाइज किया गया 6 लाख रुपीस का, इस पे तो आपका इम्पायरमेंट हो गए। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी हमारा गुडविल आता है कैसे आता है, जब हम मान लो किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम जब बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो एक्वायर करते समय उसका गुडविल दिखाते हैं। जो भी डिफरेंसेस आता है, अगर हम परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा देते हैं तो जो भी डिफरेंस आता है उसको हम गुडविल में दिखाते हैं। और हमें इंड AS 36 ने साफ साफ कहा है कि अगर आप गुडविल आपका आ रहा है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, अगर अपने बिजनेस को एक्वायर किया है और आपका अगर गुडविल आ रहा है तो उस गुडविल को आप क्या करोगे? हमेशा इम्पायरमेंट टेस्टिंग करोगे। एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड आप टेस्टिंग करोगे, भले उसका इम्पायरमेंट का इंडिकेशन है या नहीं है, मतलब नहीं है, आपको टेस्टिंग करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम बात करें ए, बी और सी, 3 CGU है ना, 3 CGU अलग अलग। अब देखो CGU ए में गुडविल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अलग से फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ही है, गुडविल नहीं। यहाँ पर CGU बी में भी गुडविल नहीं है ना, तो इन दोनों का इम्पायरमेंट नहीं करने से भी चलेगा क्योंकि इनका रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, मतलब इनका कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर CGU सी में तो गुडविल है ना, तो इसका आपको इम्पायरमेंट टेस्टिंग करना ही पड़ेगा। इम्पायरमेंट टेस्टिंग इसका करना ही पड़ेगा। एंटायर CGU सी का इम्पायरमेंट टेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें गुडविल है, तो एंटायर CGU सी का इम्पायरमेंट टेस्टिंग होगा। इम्पायरमेंट टेस्टिंग फॉर एंटायर CGU सी वेदर और नॉट क्या इंडिकेशन ऑफ इम्पायरमेंट एग्जिस्ट, करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, आपको इसका इम्पायरमेंट करना ही पड़ेगा। टेस्टिंग करोगे, इम्पायरमेंट नहीं, इम्पायरमेंट का टेस्टिंग करोगे। और अगर उससे पता चल रहा है कि इम्पायरमेंट होना चाहिए, यानी कैरिंग अमाउंट से नीचे चला गया आपका, तो वैसा सिचुएशन में आप क्या करोगे? इम्पायरमेंट लॉस दिखाओगे आप। तो परफेक्ट, यहाँ पर ये बस हमें समझना है। तो यहाँ पर अगर हम इनका आंसर देखें तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं सन लिमिटेड हैज नॉट टेस्टेड एनी CGU, ठीक है, on account of not having any indication of impairment is partially correct in respect of CGU A and B. CGU A और B में तो करेक्ट है क्योंकि वहां पर कोई गुडविल नहीं है, बट CGU C में आपको इम्पायरमेंट टेस्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर गुडविल है, और गुडविल होने पर हमें इम्पायरमेंट टेस्टिंग करना ही पड़ता है, भले इंडिकेशन हो या ना हो। डन, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अभी टेस्ट और नॉलेज का हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे टेस्ट और नॉलेज से। क्वेश्चन नंबर 1, वेनस लिमिटेड इज ए मल्टीनेशनल एंटिटी दैट ओन्स 3 प्रॉपर्टीज. All 3 properties were purchased on 1st April 2001. The details of purchase price and market values of the properties are given as follows. प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 दिया हुआ। अब देखो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 तीनों प्रॉपर्टी आपका, और प्रॉपर्टी में जनरली आपका कौन सा इंडेक्स लगता है? इंडेक्स 16 लगता है और इंडेक्स 40 लगता है। इंडेक्स 16 कब लगता है? जब हम लोग प्रॉपर्टी हो गया यानी लैंड एंड बिल्डिंग, जो प्रॉपर्टी उसे हम क्या कहते हैं? लैंड या फिर बिल्डिंग या बोथ। जो लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप अपने बिजनेस के यूज के लिए कर रहे हो यूज, तो वैसा सिचुएशन में यानी हेल्ड फॉर यूज है, तो वैसा सिचुएशन में इंडेक्स 16 लगता है। लेकिन वही लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप भाड़े पे दे रहे हो, यानी फिर आपने ऐसे पड़ा रहने दिया, आपका इंटेंशन है कि उसका वैल्यू एप्रिसिएशन होगा और उससे आप कमाई करोगे, तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना।
तो उसे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हमारा सेल्फ अपने ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, खुद के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर उसे किसी को रेंट पे दे रहे हैं, या फिर ऐसे पड़ा रहने दिया उसका वैल्यू बढ़ जाए। तो वैसा सिचुएशन में आपका इंडेक्स 40 लग जाएगा, लेकिन खुद के लिए यूज कर रहे हो तो इंडेक्स 16 लगेगा। ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परचेज प्राइस दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, आपका लाइफ दे दिया इन्होंने, और सबसेक्वेंट मेजरमेंट बता दिया, कॉस्ट मॉडल, रेवोल्यूशन मॉडल, रेवोल्यूशन मॉडल। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी 1 एंड 2 आर यूज्ड बाय वेनिस लिमिटेड एज फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी खुद के लिए यूज करो अपने फैक्ट्री के लिए, है ना। whilst प्रॉपर्टी 3 इज लेट आउट टू ए नॉन रिलेटेड पार्टी एट ए मार्केट रेंट, यानी ये प्रॉपर्टी 3 तो आप लेट आउट कर रहे हो, ये लेट आउट कर रहे हो, मतलब इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा इंडेक्स 40, इस पे लगेगा आपका इंडेक्स 40, और ये दोनों आपने खुद के लिए यूज किया तो इस पे लगेगा आपका इंडेक्स 16, इस पे भी लगेगा आपका क्या, इंडेक्स 16, दोनों पे इंडेक्स 16 लगेगा, लास्ट वाले पे इंडेक्स 40 लगेगा। और हमें पता है कि इंडेक्स 16 में हमारा जो मेथड है अकाउंटिंग करने का वो दो मेथड है, एक कॉस्ट मॉडल भी फॉलो कर सकते हो और दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सेम क्लास ऑफ एसेट में, सेम क्लास ऑफ प्रॉपर्टी में आपको सब पे ही कॉस्ट मॉडल लगाना पड़ेगा। इन मान लो आपके पास एक जहाज है, तो जितने जहाज वगैरह सारे हो गए जो पानी में चलते हैं वो सारे पे क्या लगेगा, कॉस्ट मॉडल लगेगा। अगर आपने एक जहाज पे रिवॉल्यूशन मॉडल लगाया तो सारे के सारे पे रिवॉल्यूशन मॉडल लगेगा। फैक्ट्री एसेट, अगर फैक्ट्री के एक एसेट में आपने लगा दिया कॉस्ट मॉडल तो सब पे कॉस्ट मॉडल लगेगा। ये हमने सीखा था कि यानी सेम क्लास ऑफ एसेट में सेम ही मॉडल लगा सकते हो, अलग अलग मॉडल नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आप देखो, ये फैक्ट्री का एसेट है प्रॉपर्टी 1, ये भी फैक्ट्री का एसेट है प्रॉपर्टी 2। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 में हमने ये तो पता किया कि इंडेक्स 16 लगेगा दोनों पे, लेकिन इसमें मॉडल भी सेम ही लगेगा। यानी इन दोनों में हम चाहे तो कॉस्ट मॉडल लगा सकते हैं, इन दोनों में हम चाहे तो रिवॉल्यूशन मॉडल लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि एक में कॉस्ट मॉडल लगाया एक में रिवॉल्यूशन मॉडल है, नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों सेम क्लास ऑफ एसेट है, यानी दोनों पे सेम मॉडल ही लगेगा। पर देखो ना, इन्होंने एक में कॉस्ट मॉडल लगाया, एक में इन्होंने रिवॉल्यूशन मॉडल लगाया, जो कि बिल्कुल गलत है। इनको या तो दोनों में कॉस्ट मॉडल लगाना है या दोनों में रिवॉल्यूशन मॉडल लगाना है। अगर मैं प्रॉपर्टी 3 का बात करूं तो प्रॉपर्टी 3 में इंडेक्स 40 हमें रिवॉल्यूशन मॉडल अलाउ नहीं करता है, यहाँ पर ओनली कॉस्ट मॉडल ही फॉलो होता है, यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही फॉलो होता है। यानी आप इस पे रिवॉल्यूशन मॉडल कभी लगा ही नहीं सकते, तो ये तो पूरा ही गलत हो गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कॉस्ट मॉडल ही लगता है, ये हमें पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। The management presents all three properties in balance sheet as property, plant and equipment. The company does not depreciate any of the properties on the basis that the fair values are exceeding their carrying amount and recognize the difference between purchase price and fair value in statement of PL. Analyze whether the accounting policies adopted by the Venice Limited in relation to these properties is in accordance with Ind AS. If not, advise the correct treatment. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि गलत है यार भाई, पूरा गलत है, सिंपल गलत दिख रहा है। और अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा भी होता है ना, तो पहले हम क्या करते हैं पता है, पहले डेप्रिसिएशन करते हैं, उसके बाद जो WDV होता है उस पर हम चेक करते हैं, रिवॉल्यूशन मॉडल अगर हम लगाए तो उसको हम बढ़ाते हैं और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट OCI वगैरह में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास उपाय क्या, पहला ऑप्शन हमारे पास ये कि हम प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 दोनों में कॉस्ट मॉडल लगाएंगे, और प्रॉपर्टी 3 पे तो हमेशा कॉस्ट मॉडल लगेगा, ये पहला ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 दोनों में रिवॉल्यूशन मॉडल लगाओगे, पर प्रॉपर्टी 3 पे तो कॉस्ट मॉडल ही लगेगा। यानी हमारे पास प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 में दो तरीका करने का, एक तो कॉस्ट मॉडल दोनों पे लगा दो या रिवॉल्यूशन मॉडल दोनों पे लगा दो। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस हम देखते हैं, ठीक है, TY के क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट केस आपका, हम करें कॉस्ट मॉडल इज फॉलोड फॉर E और B है ना आपका, प्रॉपर्टी 1 and 2 1 and 2, और उसका तो बोलना ही नहीं, प्रॉपर्टी 3 तो हमेशा कॉस्ट मॉडल ही लगेगा आपका उस पर। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर हम कॉस्ट मॉडल लगाते हैं तो हम एक एक करके क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 1 जो है, प्रॉपर्टी 1 का आप देखो, इसका वैल्यू कितना 15,000 का परचेज प्राइस है, 15,000 का परचेज प्राइस है, और इसका जो यहाँ पर 1 अप्रैल 2001 को खरीदा गया था, और ये 1 साल के बाद का मार्केट प्राइस है, ठीक है चलेगा, हम देखेंगे। और लाइफ है कितना 10 ईयर्स का, तो हम यहाँ पर ये मान देंगे कि लाइफ अगर 10 ईयर्स का तो SLM में डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, -1500 होगा 1 साल का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। तो आपका WDV कितना आएगा, 13,500 आएगा आपका। अब मेरा बात सुनो, क्या इसको हम रिवैल्यू करें, 16,000 में रिवैल्यू करें या ना करें? मैं कहूँगा नहीं करेंगे, क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। कॉस्ट मॉडल में आपको रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं, आप इग्नोर करोगे। फिर दूसरा प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 कितना है वैल्यू, 10,000 का है ना। इस पे आपका क्या होगा, 1000 का डेप्रिसिएशन होगा फर्स्ट ईयर का, और ये हो जाएगा कितना, 9,000 होगा। इस पे भी रिवॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, और ये आपको ध्यान रहे ये PL में जाता है, डेप्रिसिएशन ये भी आपका PL में जाएगा। परफेक्ट। अब हम प्रॉपर्टी 3 का अगर हम बात करें,
प्रॉपर्टी 3 में कॉस्ट मॉडल ही लगना है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल का कंसेप्ट ही नहीं है। 12,000 परचेज प्राइस है आपका, लाइफ है कितना 10 ईयर्स आपका, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 12,000 आपका लाइफ 10 ईयर्स है ना, तो फर्स्ट ईयर का 1200 होगा डेप्रिसिएशन। कितना आएगा ये 10,800 आ जाएगा आपका। ये हमने वैल्यू निकाली यहाँ पर। तो यहाँ पर अब अगर हम फर्स्ट वाला केस का बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा चार्ज कितना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा चार्ज होगा प्रॉपर्टी 1 का 1500, प्रॉपर्टी 2 का 1000, सारे पीएल में चार्ज होंगे, और प्रॉपर्टी 3 भी चार्ज होंगे पीएल पे, कितना 1200, यानी कितना हो गया 2500, 3700 आपका पीएल में चार्ज हो जाएगा। ये हमने दिखा दिया। अब अगर हम बैलेंस शीट का बात करें, तो बैलेंस शीट का अगर हम बात करेंगे, तो बैलेंस शीट में हम ये दिखाएंगे कि आपका प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो अलग अलग दिखेगा। एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसमें इंडेक्स 16 लगता है, उसके हिसाब से आपका क्या क्या दिखेगा 13,500 प्लस 9,000, ये आ गया कितना, यानी 22,500 हो गया। और आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखेगा एज पर इंडेक्स 40, हम अलग से दिखाते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपका कितना दिखेगा 10,800 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखेगा। टोटल आपका कितना हो जाएगा 33,300, है ना। परफेक्ट। इस तरीके से हमने केस 1 कर लिया पूरा अच्छी तरीके से। अब हम इनका आंसर को एक बार में फटाफट से आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ रहे कि जो हमने किया बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो केस 1 में कॉस्ट मॉडल अगर अप्लाई करेंगे 22,500 मैंने दिखाया था, परफेक्ट है, और 10,800 मैंने दिखाया था। इन्होंने तो सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाया, एक्स्ट्रा कुछ बनाया नहीं, चलो हमने तो पीएल भी दिखाया था, तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे केस 2। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन मॉडल इस अप्लाइड, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, इस अप्लाइड टू बोथ प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2, और प्रॉपर्टी 3 में तो रिवॉल्यूशन लगता ही नहीं है, एंड कॉस्ट मॉडल इस अप्लाइड टू प्रॉपर्टी 3, ये करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी 1 जो है, प्रॉपर्टी 1 का वैल्यू कितना था 15,000 था ना, तो 15,000 था आपका, जिसमें 1500 आपने डेप्रिसिएशन किया, ये आपका जाएगा कहाँ पर पीएल पे डेप्रिसिएशन के नाम पे, है ना। ये बन गया कितना वैल्यू 13,500 बन गया। अब आप करो जो आपको रिवॉल्यूशन वगैरह करना है, अब आप ये कर सकते हो। इसको मैं काम करते हैं ना, यहाँ पर बेटर रहेगा, बैलेंस शीट के अप्रोच से मैं आपको समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी 1 है, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 का वैल्यू है 15,000, इसमें डेप्रिसिएशन होगा कितना 1500, ये आपका जाएगा कहाँ पर पीएल में जाएगा 1500, ठीक है, ब्रैकेट पीएल में जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 13,500 हो जाएगा। अब ये डब्ल्यू हमारा फर्स्ट ईयर का एंड का, ये फर्स्ट ईयर का हमारा डब्ल्यू है। अब हम देखेंगे कि क्या फेयर वैल्यू है, इसका फेयर वैल्यू क्या दिया हुआ हम ये देखते हैं। आ गया, ये रहा 16,000 इसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे रिवॉल्यूशन रिजर्व कितना 2,500 का रिवॉल्यूशन रिजर्व होगा, ये 16,000 हो जाएगा, ये आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगा आपका, एंड 2,500 आपका फर्स्ट ईयर में ही आपका रिवॉल्यूशन रिजर्व बढ़ा, ये जाएगा कहाँ पर ओसीआई में जाएगा, ये आपको समझना है। तो हम ओसीआई को बढ़ा देंगे कितने से 2,500 से, ओसीआई को इंक्रीज करेंगे हम यहाँ पर, है ना। परफेक्ट, यहाँ पर हमने ओसीआई को कर दिया इंक्रीज। अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी 1 का मैंने हिसाब कर दिया, प्रॉपर्टी 1 इतना दिखाया जाएगा, वैल्यू इतना रहेगा आपका। अब अगर मैं प्रॉपर्टी 2 का बात करूँ, प्रॉपर्टी 2 का वैल्यू कितना था 10,000 था ना, 10,000 प्रॉपर्टी 2 का वैल्यू था, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन होगा फर्स्ट ईयर का 1,000, है ना। ये हो गया कितना 9,000 हो गया, और ये जाएगा कहाँ पर, ये पीएल में जाएगा, चलो यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, ये पीएल में जाएगा 1,000। फिर आपका 9,000 आपका वैल्यू है, पर मार्केट वैल्यू कितना है 11,000 है, तो 2,000 आपका क्या होगा रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा 2,000, ये हो गया कितना 11,000, रिवाइज कैरिंग अमाउंट इतना हो गया, ये फर्स्ट ईयर का ही है, और ये जाता है कहाँ पर है ओसीआई में जाता है, क्योंकि आप रिवॉल्यूशन रिजर्व का जो भी आपका रियलाइज नहीं है प्रॉफिट आपका, तो ये आपका ओसीआई में जाएगा। ओसीआई में कितना चला जाएगा प्रॉफिट 2,000 आपका ओसीआई में प्रॉफिट चला गया। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 3, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया ना, ये आपका प्रॉपर्टी 3 का वैल्यू कितना है, कैरिंग अमाउंट कॉस्ट कितना था 12,000 था कॉस्ट, माइनस हम डेप्रिसिएशन करेंगे कितना 1,200, ये आपका पीएल में जाएगा 10,800, है ना, ये पीएल में चला जाएगा। अब क्या इस पे हम रिवॉल्यूशन रिजर्व लगाएंगे, हाँ या ना बोलो, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे 10,800 13,500 हो रहा है ना यहाँ पर,
है ना, यानी 3000 आप बोलोगे ये करोगे या नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे निकालना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कभी भी कॉस्ट मॉडल ही लगता है, कभी भी रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगता है, तो यहाँ पर ये होना ही नहीं है। तो मतलब मेरा कहना ये था कि ये लगाना ही नहीं है, ठीक है, यही आपका होगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट बोलो या जो भी बोलो, ये आपका होने वाला है। और यहाँ पर पीएल में आपका चार्ज हो जाएगा कितना, 1200 आपका पीएल में चार्ज हो जाएगा, ये हमने दिखाया। अब अगर हम बैलेंस शीट दिखाएं तो बैलेंस शीट को हम डायरेक्टली, मैं पीएल नहीं दिखा रहा इस बार क्योंकि सोल्यूशन ने भी नहीं किया, जरूरत नहीं है। मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाऊंगा यहाँ पर कितने का, एक तो 16,000 का और एक 11,000 का। 16,000 और 11,000 का मैंने दिखाया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी 27,000 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपका वही होगा 10,800 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा। और अगर हम बात करें कि आपका ओसीआई में क्रेडिट बैलेंस कितना रहेगा, आप देख सकते हो 2500 और 2000, यानी 4500 आपका ओसीआई में क्रेडिट बैलेंस रहेगा आपका। ये परफेक्ट, ये सॉल्यूशन हमने कर लिया इतना स्पीड में। 60,000 ठीक है, 11,000 ठीक है, परफेक्ट है, सारा परफेक्ट है। और मैंने बताया था ओसीआई में चला जाएगा कितना 4500, डेट इज आपका अदर इक्विटी के अंदर ओसीआई में पड़ा हुआ रहेगा। डन, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। चलो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन करा के आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अभी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। On 1st January 2002, Sun Limited was notified that a customer was taking legal action against the company in respect of a financial losses incurred by the customer. Customer alleged that the financial losses were caused due to supply of faulty products on 30th September 2001 by the company. सन लिमिटेड डिफेंडेड द केस, यानी उसने केस को वापस से डिफेंड किया कोर्ट में, बट कंसिडर्ड बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द केस अप टू 31 मार्च 2002, यानी फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा ना 31 मार्च 2002 में, वहां पर ये कह रहा है कि देयर वाज ए 75% प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड हैव टू पे डैमेजेस ऑफ ₹10 लाख टू द कस्टमर। तो इंड एस 37 अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इंड एस 37 में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जहां पर आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी अगर 50% से ज़्यादा है, साथ में आप अमाउंट भी रिलायबली मेजर कर पा रहे हो, तो वैसा सिचुएशन में आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दिख रहा है हमें, क्योंकि केस कर दिया गया है, 75% यानी 50% से ज़्यादा चांस है यहाँ पर आपका, और साथ में हम अमाउंट भी रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रोविजन बनाएंगे एज पर इंड एस 37। तो प्रोविजन हम कितना बनाएंगे, प्रोविजन हम बनाएंगे 10 लाख, जबकि प्रोबेबिलिटी 75% है, तो इसका 75% यानी 7.5 लाख का आपका प्रोविजन बनेगा, और ये जाएगा कहाँ पर, पीएल में चार्ज हो जाएगा आपका। ये हम कब बनाएंगे, 31 मार्च 2002 को हम बेस्ट एस्टीमेट पे हमने प्रोविजन बना दिया और उसे पीएल में हमने चार्ज कर दिया एज पर इंड एस 37, है ना, ये आपका इंड एस 37 के हिसाब से हमने कर दिया यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। However, the accountant of Sun Limited has not recorded this transaction in its financial statement। बहुत गलत किया यार इसने, क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्यों नहीं किया, इंडेक्स 37 भूल गया था क्या, ये इंडेक्स 37 यहाँ पर लगना चाहिए था, गलती किया इन्होंने, बहुत बड़ा गलती किया। एज द केस इज नॉट येट फाइनल सेटल, तो यहाँ पर अकाउंटेंट गलत है, इसको इंडेक्स 37 के हिसाब से प्रोविजन बनाना था 7.5 लाख का, जो कि बिल्कुल गलत है। द केस वॉज अल्टीमेटली सेटल्ड अगेंस्ट द कंपनी रिजल्टिंग इनटू पेमेंट ऑफ डैमेजेस ऑफ ₹12 लाख, यानी अल्टीमेटली सेटल हो गया, और सेटल होने पर हमारा कितना लगा, 12 लाख लगा टू द कस्टमर ऑन 15th में। तो आप तो कहोगे ये तो 15 मई 2002 को हुआ है, 12 लाख आपका एक्स्ट्रा से लगा है, जो भी आपका एक्स्ट्रा लगा 12 लाख आपका डिसाइड कब हुआ, 15 मई 2002, यानी आप कहोगे ये तो 2002-3 का केस है ना, आप बोलोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया ये। द फाइनेंशियल हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इट्स मीटिंग ऑन 18th में, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कब किया, 18th मई 2002। तो मैं आपको एक और इंडेक्स याद दिलाना चाहता हूँ, दैट इज इंडेक्स 10। इंडेक्स 10 में हम क्या पढ़ते हैं, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। वहां पर हमने देखा था या तो एडजस्टिंग इवेंट होगा या नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। एडजस्टिंग इवेंट होगा तो वो पीएल में एडजस्ट होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का हम सिर्फ डिस्क्लोजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एडजस्टिंग इवेंट का क्या कंडीशन था, अगर मान लो 31 मार्च से पहले, यानी एंड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पीरियड है उससे पहले अगर आपके पास एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि आपका लायबिलिटी आ सकता है आने वाला है, तो आप क्या करते हो, उसका पीएल में चार्ज करते हो, एडजस्टिंग इवेंट मानते हो। लेकिन 31 मार्च तक अगर आपका कोई भी एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप उसका एडजस्टमेंट नहीं करते हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और ऊपर करवा दिया आपको। तो यहाँ पर आप देखो जो आपका एविडेंस क्या 31 मार्च से पहले एग्जिस्ट करता था, हाँ, क्योंकि सन लिमिटेड पे कस्टमर ने केस जो है वो 31 मार्च 2002 से पहले ही कर दिया, और ऑलरेडी उसने केस कर दिया यहाँ पर,
तो उसी यानी एविडेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइन करने से पहले सेटलमेंट हो रहा है। यस, साइन करने से पहले हमें पता चल गया कि 12 लाख रुपीस लगेगा, क्योंकि 15 मई को हमें पता चला, साइन तो 18 मई को हुआ है, तो अभी भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये आपका 2002-3 में नहीं जाएगा, 31 मार्च 2002 को ही हम क्या करेंगे, वापस इसको मॉडिफाई करके एडजस्ट करेंगे, ये कहते हुए कि ये एडजस्टिंग इवेंट है। और हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, एक और कितने का प्रोविजन बनाएंगे, 4.5 लाख का प्रोविजन बनाएंगे, और ये भी आपका पीएल में चार्ज होगा, और टुगेदर टोटल 12 लाख ही प्रोविजन आपका बनेगा। कब, 31 मार्च 2002 को। तो हमने एज पर इंडेस 37 7.5 लाख का प्रोविजन बनाया, फिर बाद में एज पर इंडेस 10 हमने 4.5 लाख का प्रोविजन बनाया, और फाइनली 12 लाख का आपका प्रोविजन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान है, दो इंडेस लग रहा है, एक लग रहा है इंडेस 37 और दूसरा लग रहा है इंडेस 10। इंडेस 37 का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो वहां पर देख सकते हो क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Mercury Limited is an entity engaged in plantation and farming on a large scale diversified across India. On 1st April 2001, the company has received a government grant of rupees 10 lakh subject to a condition that it will continue to engage in plantation of eucalyptus tree for a coming period of 5 years. The management has a reasonable assurance that the entity will comply with the condition of engaging in the plantation of eucalyptus tree for a specified period of 5 years, and accordingly it recognizes proportionate grant of rupees 2 lakh in the statement of profit or loss as income following the principles laid down under Ind AS 20, accounting for government grants and disclosure of government assistance. Analyze whether the above accounting treatment made by the management is in compliance of this Ind AS. If not, advise the correct ट्रीटमेंट along with वर्किंग फॉर द सेम। अब यहाँ पर देखो, ये एंगेज है आपका प्लांटेशन एंड फार्मिंग वगैरह में एंगेज है, मतलब यहाँ पर आपका अगर ये सारे एसेट जनरली जब प्लांटेशन वगैरह का एक्टिविटी होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इंड AS 41 लगाते हैं एग्रीकल्चर, और वहाँ पर हम एसेट्स को मेजर करते हैं किसे, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में मेजर करते हैं, ना कि हम कॉस्ट में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जनरली आपका लगता है इंड AS 41 है ना, और इंड AS 41 के अकॉर्डिंगली अगर आप कॉस्ट में मेजर नहीं करते हो तो वहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट का जो प्रोविज़न है वो एज पर इंड AS 20 नहीं लगता। इंड AS 41 में भी गवर्नमेंट ग्रांट का प्रोविज़न बताया गया है कि अगर आप मान लो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वगैरह में या फिर बायोलॉजिकल एसेट्स वगैरह में इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर आपका इंड AS 41 के हिसाब से आपको गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ना कि इंड AS 20 के हिसाब से आपको गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अकाउंटिंग के एज पर इंड AS 20 ये गलत है। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पर होगा, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पर पता है होगा एज पर इंड AS 41 होगा एंड नॉट एज पर इंड AS 20। और अगर आपको इंड AS 41 नहीं आता है तो छोटा सा लेक्चर है, मैंने पूरा 100% कवरेज किया इंड AS 41 का, एंड वो लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रहा है मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारा वीडियोस मिलेगा। एंड बहुत जन मुझे ऑलरेडी पूछते भी रहते कि सर ये वाला वीडियो नहीं है वो वगैरह वगैरह, जो ऑलरेडी है वीडियो उसके लिए भी मुझे कमेंट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा प्ले में जाओ, वहाँ पर आप चेक करो, वहाँ पर आप देखो मैंने ऑलरेडी अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और इंड AS 41 का भी लेक्चर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप इंड AS 41 का लेक्चर देखना, तब बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझा कि जो गवर्नमेंट ग्रांट का यहाँ पर अकाउंटिंग होगा ये अकाउंटिंग होगा एज पर इंड AS 41, ना कि एज पर इंड AS 20। और बात दोनों एक ही कहता है, इंड AS 20 हो या फिर इंड AS 41 हो, बात एक ही कहता है। उनका कहना ये कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है और वहाँ पर कंडीशन है, तो अगर कंडीशन है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में तभी दिखाओ जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो जैसे यहाँ पर 10 लाख रुपीस आपको दिया जा रहा है ग्रांट, लेकिन साथ साथ में इसमें 5 ईयर्स का कंडीशन भी है। अगर आपने 5 ईयर्स तक इसका प्लांटेशन नहीं किया, यूकेलिप्टस ट्री का अगर आपने प्लांटेशन नहीं किया तो आपसे रिफंड भी ले लिया जा सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में अकाउंटिंग करने का दो उपाय है। पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमने 3 साल तक अगर हमने प्लांटेशन किया, 3 साल के बाद अगर हमने बंद कर दिया, तो गवर्नमेंट वैसा सिचुएशन में क्या हमसे पूरा का पूरा 10 लाख रिफंड ले लेगा या फिर प्रोपोर्शनेटली हमसे रिफंड लेगा। मतलब 5 साल का आपका था कंडीशन, 3 साल हमने कंडीशन पूरा किया, तो 10 लाख का अगर लोन वो दे रहा है, 10 लाख का ग्रांट दे रहा है अगर वो, तो ऐसा सिचुएशन में प्रोपोर्शनेटली क्या हमें 4 लाख रिफंड करना होगा कि हमें पूरा का पूरा 10 लाख रिफंड करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने 1 साल का कंडीशन फुलफिल किया तो 2 लाख रुपीज़ हमें रिफंड करना नहीं पड़ेगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब प्रोपोर्शनेटली अगर आपको रिफंड करना पड़ेगा, तब तो ऐसा सिचुएशन में आप क्या करोगे, हर साल आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनेटली अमाउंट को पीएल में दिखाओगे। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि 5 साल से थोड़ा सा भी कम टाइम
अगर आपने प्लांटेशन एक्टिविटी किया 5 साल से पहले, अगर आपने बंद कर दिया ये करना, तो पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट रिफंड होगा। तो ऐसा सिचुएशन में जब तक 5 साल पूरा का पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकते, है ना। ये मैंने इंडेक्स 41 में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पर जबकि क्वेश्चन है क्लेरिफाई नहीं किया और इनका जो सोल्यूशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारा एजम्पशन एक रहेगा, जबकि क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया। एज्यूम हम ये करें, गवर्नमेंट विल टेक रिफंड ऑफ फुल अमाउंट ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, इफ 5 years कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब प्रोपोर्शनेट रिफंड नहीं लेगा, वो पूरा का पूरा रिफंड लेगा, ये हमारा एजम्पशन है, अगर 5 साल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ऐसा रहेगा गवर्नमेंट का क्राइटेरिया कि 5 साल में से अगर थोड़ा से भी अपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो हमसे पूरा का पूरा पैसा ले लेंगे। तो आप बताओ लॉजिकली, क्या हमें ऐसा सिचुएशन में, क्या हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली पीएल में दिखाना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं। जब तक पूरा 5 साल कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस में मत दिखाओ। जब आपका 5 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हो। तो अभी जो आपको पैसा मिला, ये मानो कि आपका लाइबिलिटी है, अब इसे लाइबिलिटी की तरह मानोगे और आप इसे नॉन करेंट लाइबिलिटी में दिखाओगे, क्योंकि 5 साल के बाद, 5 साल लंबा टाइम होता है ना, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में हम इसे दिखाएंगे पूरा का पूरा 10 लाख रुपीज़। कब तक? 5 साल तक। और 5 साल के बाद हम इसे क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। आई होप समझ में आपको, सिंपल क्वेश्चन ही था वैसे देखा जाए तो। बस एक पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस किया कि यहाँ पर हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट आपका पूरा फुल अमाउंट ही रिफंड ले लेगा अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेक्स 20 के बारे में बात किया, पर मैंने बताया इंडेक्स 41 के हिसाब से ही आपका प्रोविजन लगेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट का इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर, इसके हिसाब से आपका गवर्नमेंट ग्रांट का प्रोविजन लगेगा। और यहाँ पर बता दिया, गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹10 लाख शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल व्हेन एंड ओनली व्हेन द कंडीशन attaching to the government grant are met, that is after the expiry of the specified period of 5 years of continuing engagement। यानी पूरा 5 साल सेटिस्फाई होने के बाद ही हम क्या करेंगे? इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए क्या होगा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट के नाम पे कितना? 10 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा चला जाएगा यहाँ पर। तो ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पर अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 4 ही हमें करना है। उसके बाद हमारा सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। किसके? आपके जो स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं, हम एक और आरटीपी का भी क्वेश्चन करेंगे, जो कि मुझे लगता आएगा। तो चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम टेस्ट योर नॉलेज। ये आपके स्टडी मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्क्यूरी लिमिटेड हैज सोल्ड गुड्स टू मार्स लिमिटेड एट ए कंसिडरेशन ऑफ ₹10 लाख, द रिसिप्ट ऑफ विच इज रिसीवेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹333333 ओवर ए 2 year पीरियड। अच्छा, 3 इंस्टॉलमेंट है और 2 सालों में दिया जाएगा। रिसिप्ट्स ऑन 1 अप्रैल 2001, 31 मार्च 2002 एंड 31 मार्च 2003। तो देखो ना, 3 इंस्टॉलमेंट 2 साल में कैसे दिया जाएगा? मतलब एक इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग में दिया जाएगा ऐसे डाउन पेमेंट, 0th ईयर में एक इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में एक इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा और सेकंड ईयर में एक इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो हो गया ना 3 इंस्टॉलमेंट और 2 ईयर का पीरियड। तो आपको ये समझना है कि ये जो 333333 है ना, ये 0th ईयर में एक दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ सेल क्या करेगा? मर्क्यूरी लिमिटेड कस्टमर से ले लेगा पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा फर्स्ट ईयर में लेगा, तीसरा सेकंड ईयर में लेगा। तो इससे आप ये कर सकते हो कि 33333 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 10 लाख होता है, क्योंकि 1 रुपया कम होगा तो मायने नहीं रखता। 10 लाख रुपीज़ आपका हो रहा है, ये 10 लाख रुपीज़ आप ले लोगे कंसिडरेशन पर। आप देखो ना, यहाँ पर पेमेंट में डेफर हो रहा है ना, क्योंकि पूरा का पूरा पेमेंट तो कैश आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आराम से जरूर श्योर है कि यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट छिपा हुआ है और हमें उस इंटरेस्ट के अमाउंट को निकालना है, सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है। और वो इंटरेस्ट का अमाउंट ओवर ए पीरियड यानी वो फाइनेंसिंग है और वो फाइनेंसिंग का ओवर ए पीरियड आपका पीएल में जाता है ना। इनकम में तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपका ओवर द पीरियड। अब आगे देखते हैं। द कंपनी इज ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, दैट इज 50,000 इफ पेमेंट इज मेड इन फुल एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब अगर पेमेंट आज ही कर दिया जाता ना, तो इतना 10 लाख रुपीज़ नहीं लगता। अगर कैश प्राइस में आप पेमेंट करते हो तो 10 लाख रुपीज़ में 50,000 का डिस्काउंट मिलता है। तो देखा जाए तो हमें ये कहना चाहता साफ साफ कि 9,50,000 ही इसका कैश प्राइस है। जो ये गुड्स बेच रहे हैं ना, इस गुड्स का कैश प्राइस 9,50,000 ही है। पर जबकि पेमेंट कस्टमर डेफर कर रहा है, वो 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, इसलिए उससे इंटरेस्ट लिया जा रहा है एक्स्ट्रा 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। तो हमें ये तो पता चल गया कि 9,50,000 इज द कैश प्राइस, बाकी एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं वो इंटरेस्ट का अमाउंट है। फिर उन्होंने बता दिया 5.36% आपका क्या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है, वो हम चेक भी कर लेंगे रियल में है भी या नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है? द टोटल कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम सच सेल इज ₹10 लाख, जो कि ओवर ए 2 year पीरियड आपका रिसीव हो रहा है। एंड हेंस द मैनेजमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹10 लाख। बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हमने रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में पढ़ा था कि अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो उसे हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर इंडेक्स 115 नहीं लगेगा आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका एक्स्ट्रा है ना 50,000 का इंटरेस्ट, उसे हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे, गुड्स का अमाउंट 9,50,000 का ही होगा। आगे हमसे क्या पूछा गया कि ये इन्होंने जो किया सही है, नहीं गलत है, इन्होंने गलत किया, 10 लाख का रेवेन्यू दिखाई नहीं सकते ये लोग। Further, the management is of the view that there is no difference in this aspect between Indian GAAP and Ind AS. गलत बोला इन्होंने। Analyze whether the above accounting treatment made by the accountant is in compliance of Ind AS. No, never. यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो हम इसका सही सॉल्यूशन हम कैसे बताएंगे, हम ये देखेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखते हैं यहाँ पर 0th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। तो देखो ना कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस है 9,50,000। 9,50,000 आपका कैश प्राइस है, पर पेमेंट आपको 9,50,000 मिल नहीं रहा है। आपको पेमेंट मिल रहा है क्या, एक यहाँ पर आपको मिल रहा है 333333, आपको यहाँ एक मिल रहा है, एक आपको यहाँ मिल रहा है 1st ईयर में, एक आपको 2nd ईयर में मिल रहा है ना, ये आपको अमाउंट मिल रहा है। तो देखा जाए तो अगर कैश प्राइस 9,50,000 है, आपको 9,50,000 मिलना चाहिए, है ना, 9,50,000 मिलना चाहिए, पर आपको मिल रहा है कितना, 333333 मिल रहा है। तो आपने लोन 9,50,000 का नहीं दिया। समझो मर्क्यूरी लिमिटेड ने गुड्स 9,50,000 का बेचा है कैश प्राइस का, उसमें से 333333 तो इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है। तो देखा जाए तो लोन कितने का दिया है, 9,50,000 माइनस 333333, यार 61,667 का ही लोन है, यही आपका लोन का अमाउंट है। देखा जाए तो इसी पे इंटरेस्ट चढ़ना चाहिए। अब क्या हुआ, 61,667 जो है, इस पे अगर फर्स्ट ईयर में हम लेके जाए तो फर्स्ट ईयर में हम बोलेंगे कस्टमर को हमें इतना पैसा चाहिए, प्लस हमें इंटरेस्ट चाहिए कितना 5.36%, यानी कितना आएगा इंटू 5.36% कितना आ रहा है, 33,053 आ रहा है, ये आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, प्लस इक्वल 649,720, ये आ रहा है। इसमें माइनस पेमेंट हो जाएगा 333333, इतना पेमेंट हो गया आपका। ये बचा रहा कितना 316,387, मैंने अप्रोक्स में कर दिया, पॉइंट नहीं लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना पैसा आपका ड्यू है पहले का, फर्स्ट ईयर का एंड का। अब इस पे आप लोगे प्लस @ 5.36%, सेकेंड ईयर पे कितना आ रहा है इंटू 5.36%, यार 16,958, इतना अमाउंट आ रहा है, प्लस इक्वल कर देंगे तो आ रहा है देखो 333345 आ रहा है। एक्स्ट्रा 45 जो एक्स्ट्रा 12 रुपीज़ है, इसे हम इग्नोर करके हम क्या लिख देंगे 333333 लिख देंगे यहाँ पर। और आपका जो एक्स्ट्रा से 12 रुपीज़ है ना, वो हम इसमें कम कर देंगे, यानी 16,958 की जगह हो जाएगा ये 16,946 हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट में हमने एडजस्ट कर दिया, क्योंकि वो डेसिमल प्लेसेस का फर्क है ना, क्योंकि 5.36 ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, इसलिए हमने 12 रुपीज़ का जो नॉमिनल है उसे हमने इग्नोर कर दिया और हमने वैल्यू को मिला दिया, और एंड में 333333 हो जाएगा जीरो, क्योंकि 12 रुपीज़ से मतलब नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट है, वो फर्क नहीं पड़ता। तो आप अल्टीमेटली देखो ना, अल्टीमेटली लोन इतने का है, फाइनेंसिंग आपका इतने का हुआ है, जिस पे आपका इंटरेस्ट बन रहा है 33,053 और ये 16,946 का इंटरेस्ट बन रहा है, और पेमेंट आपका जा रहा है इतना इतना। तो ये सारा चीज़ हमने समझा। अब हम इसको दिखाएंगे कैसे बॉक्स में, हम ये देखना है। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान रखना 2 ईयर पीरियड का ही हमें करना है यहाँ पर, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते करना। तो आप यहाँ पर देखो हमने ये सारा डेटा निकाली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री हम कब पास करेंगे, 1/4/2011, डेट इज 0th ईयर में करेंटली क्या जर्नल एंट्री पास होगा, हमें ये देखना है। अब देखो करेंटली क्या आपको कुछ पैसा मिल रहा है, यस हमें पैसा मिल रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है कितना, करंट ईयर में आ रहा है ना 333333 का कैश आ रहा है, 333333 का कैश आ रहा है। और हमें पैसा और कितना मिलना चाहिए, इतना का हमने उधार दिया 616667 का। ये आपका क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, मतलब डेटर हो गया आपका 616667। और आपने सील कितने का किया, 9,50,000 का सील किया आपने, 10 लाख का नहीं किया। 50,000 तो इंटरेस्ट इनकम है, जो कि ओवर ए 2 ईयर पीरियड आपका रिकॉग्नाइज होगा। मतलब यहाँ पर हमें समझ में आया कि सेल ऑफ गुड्स हुआ है आपका 9,50,000 का, जिसमें आपको इतना पैसा मिल गया और इतना पैसा आपको मिलना बाकी है, जो ओवर ए 2 ईयर पीरियड आपको मिलेगा। अब देखो 31 मार्च 2012 यानी फर्स्ट ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड में क्या एंट्री होगा, फर्स्ट ईयर एंड में भी क्या कुछ पैसा मिल रहा है हमें, हाँ 333333 मिल रहा है ना। तो कैश हमें मिल रहा है फर्स्ट ईयर एंड में 333333 मिल रहा है। तो ये जो पैसा मिल रहा है क्या पूरा ट्रेड रिसीवेबल्स का मिल रहा है, मैं कहूँगा नहीं, इसमें से 33,053 तो आपको इंटरेस्ट का मिल रहा है जो हमने निकाला। तो हम ये देखेंगे टू इंटरेस्ट इनकम हमारा कितना हो रहा है
33,053 हमारा इंटरेस्ट इनकम है ना, और हमें ट्रेड रिसीवेबल्स का पैसा कितना मिल रहा था, बाकी का रिमेनिंग, यानी 33,33,33 माइनस 33,053 यानी 300,280 आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का पैसा मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि पहले आपका बैलेंस था ट्रेड रिसीवेबल्स का 61,667, जिसमें से आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का पैसा इतना मिला, क्योंकि बाकी तो आपको इंटरेस्ट का पैसा मिला, तो आपको इतना अगर पैसा मिल गया तो रिमेनिंग और कितना पैसा मिलना चाहिए, 316,387 का पैसा आपको और मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया, इतना मिलना था, इसमें से इतना मिल गया, माइनस कर दिया, तो 316,387 आपको और मिलना चाहिए, और यही 316,387 तो हमारे यहाँ पर निकाला हुआ है क्लोजिंग फिगर, जो कि आगे जाके आपका ओपनिंग में जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड ईयर एंड का, 31 मार्च 2013, डेट इज सेकेंड ईयर एंड में क्या होगा। सेकेंड ईयर एंड में भी आपको देखो पैसा मिलेगा, डेबिट होगा 33,33,33, जिसमें आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, कितने का 16946, 12 रुपीज़ का राउंड ऑफ किया हमने, और बाकी का पैसा आपको क्या चीज़ का मिल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स का मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं 33,33,33 माइनस 16946 कितना हो रहा है, 316,387। तो देखो इतना पैसा मिलना था, ये हमें पैसा मिल गया, अल्टीमेटली ट्रेड रिसीवेबल्स आपका जीरो हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपका इतना था, फर्स्ट ईयर में आपका ट्रेड रिसीवेबल्स इतना हो गया, एंड सेकंड ईयर में आपका ट्रेड रिसीवेबल्स इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम बनाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, तो चलो पहले मैं बैलेंस शीट बता देता हूँ आपको। मैं बैलेंस शीट अगर मैं दिखाऊंगा तो बैलेंस शीट यहाँ पर ऑब्वियस सब आते हैं, जीरो ईयर में तो बैलेंस शीट बनना नहीं, फर्स्ट ईयर एंड में बनना है। तो बैलेंस शीट अगर हम बात करें 31 मार्च 2012 का अगर हम बात करें, यानी ये फर्स्ट ईयर एंड का अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका दिखेगा क्या, राइट साइड में दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल। आप इसको ऐसे मत दिखाओ, आप इसको ऐसे दिखा देना, इस साइड में दिखा देना, क्योंकि हम तो शेड्यूल 3 के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपका कितना दिखेगा, फर्स्ट ईयर एंड का इतना मिलना था, जिसमें से इतना मिल गया, है ना। तो हमने ऑलरेडी निकाला था ना, ये रहा फर्स्ट ईयर एंड का, तो ये है आपका, ये फर्स्ट ईयर एंड है, ये सेकंड ईयर एंड है। फर्स्ट ईयर एंड में आपका बैलेंस कितना रहेगा, 316,387 हमने दिखा दिया। अब अगर हम बात करेंगे बैलेंस शीट 31 मार्च 2013 का, डेट इज सेकंड ईयर एंड का, इस पे हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स कितना रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि सारा हिसाब हो चुका होगा, सेकंड ईयर एंड में हमारा जीरो रहेगा बैलेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने निकाला अलग अलग, जीरो आ गया एंड में आपका, क्योंकि सेकंड ईयर एंड में पूरा पेमेंट हो जाएगा ना। तो ये तो मैंने बैलेंस शीट आपको बता दिया, ये आपका बैलेंस शीट हो गया पूरा। अब हम बात करेंगे पीएल का। तो पीएल का अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2002 को यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, 31 मार्च 2002 जो है ना, 1 अप्रैल 2001 को आपने ये सेल किया ना 11 को, हाँ ठीक है। तो 31 मार्च 2012 को अगर आप दिखाओगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना हुआ, एक तो सेल ऑफ गुड्स हुआ, तो हम इनकम दिखा देते हैं, इनकम फ्रॉम सेल जो है ना आपका, फिर खर्चा भी मैंने सोचा पर हमारा तो उसका डेटा है नहीं, तो हम इनकम दिखा देंगे 9,50,000 का, ये हमारा इनकम हो गया, है ना। कब का, 31 मार्च 2012 का एंड में दिखा देंगे, क्योंकि जीरो ईयर में तो हम दिखा नहीं सकते, ऐसे भी प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है पूरे साल भर का हम एंड में दिखाते हैं। और साल भर के एंड में हमारा एक इंटरेस्ट इनकम भी तो हुआ था 33053, ये इंटरेस्ट इनकम हुआ था, इसको हम क्या दिखा देंगे, इसको हम दिखा देंगे अदर इनकम में, ये अदर इनकम हो गया ना 33053, ये आपका इंटरेस्ट इनकम ने दिखा दिया। अब अगर हम बात करें 31 मार्च 2013 का, तो यहाँ पर इनकम का तो कोई डेटा है नहीं आपके पास, और तो कोई सेल होगा तो वो आएगा, पर यहाँ पर कुछ है नहीं। और अदर इनकम में हमारा आएगा इंटरेस्ट इनकम, कितना है अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम आपका, सेकेंडरी का इंटरेस्ट इनकम है 16946, ये रहा, ये 16946 हमने यहाँ पर दिखा दिया, खत्म। ये क्वेश्चन हमने फाइनली कवर कर लिया पूरे अच्छी तरीके से। बस आपको इतना ध्यान पे रखना है कि कैसे मैंने अकाउंटिंग किया, कैश प्राइस क्या क्या निकाला, बस वो ध्यान पे रखना है, एंड क्वेश्चन फिर सिंपल ही लगेगा आपको। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन करेंगे आरटीपी नवंबर 2020 में एक क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में आने का बहुत चांसेस रहेगा, क्योंकि न्यूली ऐड किया आपका आरटीपी नवंबर 2020 में, और आई थिंक ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा रिपीटेडली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है हम इसे प्रायोरिटी देते हुए अच्छी तरीके से करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर अगर आप आईसीए का सॉल्यूशन के हिसाब से देखोगे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं आपको जिस टेक्निक से समझाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम में आराम से बैलेंस शीट मैच करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम भी कंस्टेंट रहेगा, तो वहाँ पर मेरा फोकस अभी फिलहाल ये रहेगा कि आपका बैलेंस शीट में एक बार में मैच करूँ, और वो भी पूरा 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसलिए काइंडली आप कोऑपरेट करना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ हम पहले एक बार वैसे करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में भी वर्किंग बना सकते हैं। क्योंकि सोचो ना, वर्किंग बना लिया पर बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा।
पहले तो जरूरी नहीं कि आपका बैलेंस शीट प्रॉपर्ली बन जाए और आपको समझ आ जाए, उससे भी ज़्यादा जरूरी मेरे लिए कि आपको मैं समझा सकूं, है ना, आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं जैसे कहता हूं वैसे आप करोगे, आपको 100% समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, एंड आपको बहुत ईजी लगेगा। अदरवाइज अगर आप यही क्वेश्चन खुद करते हो तो बहुत बड़ा भी है एंड आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एंड श्योर भी नहीं कि आपको समझ आएगा नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, मेरा बात सुनना, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, जो आरटीपी नवंबर 2020 के क्वेश्चन में है। स्टार्ट करते हैं। दीपक स्टार्टेड ए न्यू कंपनी सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड विथ इक्तरा लिमिटेड, वेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ 55% इज डन बाय इक्तरा लिमिटेड एंड रेस्ट बाय दीपक, यानी दीपक ने कितना किया, 45% किया होगा, है ना। और इन्होंने एक कंपनी बनाया जिनका नाम क्या, सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड, वेर इन इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। वोटिंग पावर्स आर टू बी गिवन एज पर द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इससे साफ पता चलता है कि सॉफ्ट भारती में कंट्रोल जो है, कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, सॉफ्ट भारती में इक्तरा लिमिटेड के पास, क्योंकि इनका 55% स्टेक है। आगे, द न्यू कंपनी फॉर्म्ड वाज अ सब्सिडरी ऑफ इक्तरा, हाँ पता ही हमें क्योंकि उनका ज़्यादा स्टेक है, with the two directors, and Deepak eventually becomes one of the directors of company. A consultant was hired and he charged rupees 30,000 for the incorporation of a company and to do other necessary statutory registration. Rupees 30,000 is to be charged as expense in the books after incorporation of company. The company Soft Bharti Private Limited was incorporated on 1st April 2019. यानी 1st April 2019 को ये incorporate हुआ है आपका, है ना, incorporation date है 1st April 2019. The financials of Iktara Limited are prepared as per Ind AS. तो मतलब हम समझेंगे कि सॉफ्ट भारती का भी प्रिपरेशन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस ही होगा। An accountant who was hired at the time of company's incorporation has prepared the draft financials of Soft Bharti Private Limited for the year ending 31st March 2020. तो देखा जाए तो फर्स्ट ईयर ही है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अप्रैल 2019 को और 31 मार्च 2020 का हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया, यानी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का डिटेल्स आपका यहाँ पर डिटेल्स में आप देख सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख के, अदर इनकम दिया हुआ 1 लाख। टेंशन ना लो, बिल्कुल भी आराम से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ईजी लगे आपको। फिर खर्चा वगैरह, स्टॉक वगैरह का खर्चा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, अदर एक्सपेंसेस का खर्चा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है उससे, फिर करंट टैक्स जो हम गवर्नमेंट को देते हैं एज पर इंड AS 12। मैंने आपका वीडियो ऑलरेडी इंड AS 12 का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर आगे डेफर टैक्स, है ना, ये मैंने समझाया हुआ आपको ऑलरेडी इंड AS 12 में। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस आपका इतना आया, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने इतना निकाला, परफेक्ट। यहाँ तक अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आप देख सकते हो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपका जो दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर एसेट्स का भी पीपीई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह 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 दिया हुआ है। अब आगे मेन मुद्दा का बात होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और इसी के अकॉर्डिंगली जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या एज पर इंड AS सारा कॉम्प्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे ठीक करेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड, डेफर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ₹6,000। एक काम करते हैं ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को तो मैं ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट को उतार लूंगा पहले एज इट इज, और उसी को मॉडिफाई करके प्रॉपर बैलेंस शीट बना देंगे। तो आप देखते जाओ मैं कैसे करता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं आरटीपी का क्वेश्चन, आरटीपी नवंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 1, है ना। बैलेंस शीट हमारा रहेगा, पहले ऊपर मैं एसेट्स लिखता हूँ एज पर शेड्यूल 3। तो यहाँ पर एसेट्स में आप देखो क्या क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स है, शॉर्टकट में लिखता हूँ, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर क्या क्या हो गया आपका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाद है अदर एनसीए, फिर आपका करेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, और उसके बाद है लास्ट में एक और था अदर करंट एसेट्स। ये सारे एसेट्स दिए हुए, इनका वैल्यू भी मैं लिखते जाता हूँ, 1,40,000, 50,000, 40,000, 50,000 में यहाँ पर इसमें और एडजस्टमेंट करना है ना, इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूँ। 1,40,000, 50,000 लिखा, 30, 80, 55, 30, 80, 55,
फिर उसके बाद है 115 और 51। तो अब देख सकते हो अभी तक हमने कोई अपना दिमाग लगाया नहीं, हमने अभी तक कोई दिमाग नहीं लगाया, जो एसेट्स है वो सारा एज इट इज हमने उतारा बैलेंस शीट क्वेश्चन का देख के। इधर हम लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना। तो यहाँ पर आपका इक्विटी का क्या आएगा ये देख लेते हैं। अभी तो कोई दिमाग लगा ही नहीं आपका। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फिर है करेंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, और इसके अंदर क्या किया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन डीटीएल, आपका डीटीएल है डेफर टैक्स लाइबिलिटी। और करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज, ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं। ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही आएगा, है ना। ये सारा आ गया। अब इसका वैल्यू लिख लेते हैं हम, 1,02,27,500। देखो सब मैं अंदर लिख रहा हूँ। हम पहले बैलेंस शीट पूरा एकदम एज इट इज़ बना लेंगे, अच्छे से पूरा मैच करेगा हमारा, फिर हम पेल बनाएंगे ताकि आपको इजी लगेगा पूरा। जो मैं टेक्निक दे रहा हूँ ना, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन आपका फिर। 25,000, अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ तो मतलब हो गई ना। 6,000, 11,000, 45,000, 45,000। अभी तक हमने कोई दिमाग नहीं लगाया। 1,06,500। तो अभी तक जो आपने वीडियो देखा, कोई दिमाग नहीं लगा आपका। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो क्वेश्चन आपका था वो क्वेश्चन को हमने, जो बैलेंस शीट था पुराना क्वेश्चन का, वो बैलेंस शीट मैंने एज इट इज उतारा है। तो बताओ ना, क्या ये दोनों साइड मैच होगा? अरे 100% मैच होगा, क्योंकि सेम टू सेम ही तो उतारा है। तो यहाँ पर इनका जो टोटल इधर 521 है, इधर 521, वही तो है। तो बैलेंस शीट तो हमारा भी मैच हो रहा है, ऊपर एंड नीचे दोनों मैच हो रहा है आपका, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी बैलेंस शीट को हमें ठीक करना है एक एक करके, है ना। अब आगे देखते हैं, एक एक करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहला वाला, deferred tax liability of ₹6,000 is created due to the following temporary difference। डिफरेंस क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन अमाउंट का डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द कंपनी हुज क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का दिया हुआ है ₹1,00,000, और एज पर बुक्स, एज पर अकाउंट्स 1,00,000 दिया हुआ है, एज पर इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि फ्यूचर में हम 1,00,000 का हमारा जो आज WDV है, फ्यूचर में 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन मांगेंगे, पर फ्यूचर में गवर्नमेंट हमें 80,000 का ही डेप्रिसिएशन देगा फ्यूचर में। यानी फ्यूचर में गवर्नमेंट 20,000 डिसअलाउ करेगा, फ्यूचर में गवर्नमेंट 20,000 डिसअलाउ करेगा। और टैक्स रेट मान लेते 30% दिया हुआ है, तो टैक्स रेट अगर 30% है तो 20,000 का 30% फ्यूचर में डिसअलाउ करेगा, यानी 6,000 फ्यूचर में डिसअलाउ करेगा। तो मतलब फ्यूचर में हमारा लाइबिलिटी है ना, तो हम इसे क्या बनेंगे, आज डेफर टैक्स लाइबिलिटी तो बनाएंगे हम यहाँ पर, है ना। और मैंने इंडेक्स 12 ऑलरेडी वहाँ पर समझाया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी आता है आई होप यहाँ पर। तो 6,000 का आपका DTL बनेगा, और ये DTL ऑलरेडी बना हुआ है आपका, ये देख सकते हो आप, जो कि हमने ऑलरेडी उतारा हुआ है। तो इसका एडजस्टमेंट जो इन्होंने किया परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है। अभी तक हमें इसका एडजस्टमेंट पूरा परफेक्ट लगा, यहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ 5 years एज पर इनकम टैक्स, however the same are immediately expensed of in the books। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 3 का, तो मैं बताता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से और गवर्नमेंट के हिसाब से क्या होगा। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट के हिसाब से दिखाऊंगा मैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, तो देखो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो है, ये पूरा का पूरा ही क्या किया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हमने पूरा का पूरा राइट ऑफ ही कर दिया, तो हमारे यहाँ पर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पर नील है, क्योंकि हमने कोई एसेट क्रिएट किया ही नहीं। हमने पूरा का पूरा ही राइट ऑफ कर दिया अपने बुक से, पूरा का पूरा 30,000 हमने क्या किया, PL में दिखा दिया, हमने चार्ज कर दिया। पर गवर्नमेंट क्या कहता है पता है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस आपका है ना, ये कहता है कि 5 साल में आप राइट ऑफ करो तोड़ तोड़ के। तो टोटल 30,000 था ना, तो 5 साल में अगर आप राइट ऑफ करोगे तो 1/50 तो इस साल राइट ऑफ होगा आपका, यानी 6,000 ही राइट ऑफ हुआ एज पर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के हिसाब से 24,000 का ये एसेट दिख रहा है, गवर्नमेंट के हिसाब से 24,000 का एसेट दिख रहा है, और हमारे हिसाब से दिख रहा है नील। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है हमारे हिसाब से वो है 0, पर टैक्स बेस ऑफ एसेट जो है ना, टैक्स बेस ऑफ एसेट यानी गवर्नमेंट के हिसाब से जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स है वो है 24,000।
तो इससे हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर में हम इनसे कोई बेनिफिट मांगेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी बेनिफिट आज ही ले लिया, पर फ्यूचर में ये हमें बेनिफिट देगा। और अब ये भी समझ सकते हो अभी कि आज हमने 30,000 का खर्चा का डिडक्शन मांगा, पर गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ 6,000 का डिडक्शन ही दिया। मतलब गवर्नमेंट ने आज हमसे 24,000 का डिडक्शन आज हमें डिसअलाउ कर दिया, तो क्या हुआ, फ्यूचर में देगा ना। तो फ्यूचर में अगर हमें बेनिफिट देगा तो कोई बात नहीं, हमारा टाइम आएगा फ्यूचर में, यानी हमारे लिए क्या हो गया, ये डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया हमारे लिए। और अगर आप इन दोनों से समझोगे तो देखो, आप फ्यूचर में कोई क्लेम नहीं मांगोगे, पर फ्यूचर में आपको 24,000 का क्लेम देगा, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट देगा। मतलब ये क्या बनेगा, DTA बनेगा। कितना, 24,000 का 30%, यानी कितना आ रहा है, 7,200 का DTA आपका बनेगा। 7,200 का DTA अगर हमारा बनेगा तो हम कैसे दिखा सकते हैं, अब यहाँ पर देखो, ये हमारा बैलेंस शीट है, तो देखो DTA बनेगा, पर DTA डिटेल ऑब्वियसली नेट ऑफ हो जाता है ना, बैलेंस शीट में तो नेट ऑफ ही होता है दोनों। तो ये DTL का फिगर है, और हमारा बनेगा क्या, DTA। अगर DTL बनता तो प्लस होता है, जबकि DTA बना है तो ये माइनस हो जाएगा आपका। तो ये DTA बन के हमारा फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारे। तो हम क्या करेंगे, हम DTA बढ़ाते देखा जाए तो DTA को बढ़ाएंगे और प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, DTA को बढ़ाएंगे और प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कहाँ होगा, मैं रिजर्व एंड सरप्लस पे कर देता हूँ, कितना, 7,200 आपका बढ़ेगा। और ये जनरली जाता कहाँ पर है, मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, है ना, ये हमने दिखा दिया। तो देखो मैंने डबल इफेक्ट कर दिया, आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी में इधर 7,200 प्लस हुआ है और इधर 7,200 माइनस हुआ है, यानी डबल इफेक्ट हो गया। बैलेंस शीट अभी भी हमारा मैच करेगा, और हमने ये वाला पॉइंट जो है कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, करंट टैक्स इज कैलकुलेटेड। चलो ये वाला पॉइंट मैं अभी छोड़ूंगा, ये वाला पॉइंट मैं एकदम लास्ट में पढ़ूंगा, क्योंकि आराम से हो जाएगा, इसे हम छोड़ेंगे, लास्ट में हम करेंगे इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं हम। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड द डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹15,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 विच हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो डिविडेंड है 15,000 का, ये डिडक्ट हुआ है कहाँ से, रिजर्व एंड सरप्लस से डिडक्ट हुआ है। डिविडेंड पेबल ऑफ ₹15,000 हैज बीन ग्रुप्ड अंडर अदर करेंट लाइबिलिटीज अलोंग विद अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर आप देखो ना, इन्होंने क्या किया, डिविडेंड जो है, ये डिविडेंड इन्होंने ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दिया और डिविडेंड पेबल दिखा दिया। पर ये जो डिक्लेयर हुआ है, ये डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ, ये आफ्टर आपका फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो है ना, ये रिकमेंड हुआ है, मतलब 31 मार्च में तो ये रिकमेंड हुआ है, मतलब ये डिक्लेयर तो 31 मार्च के बाद ही हुआ है। तो एज पर इंड एस 10 हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं। जबकि यहाँ पर 31 मार्च तक तो सिर्फ रिकमेंडेशन किया, तो कोई एविडेंस था नहीं। तो यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, या फिर सिंपल तरीके से आप समझो कि डिविडेंड में खासकर बोला गया है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तभी वो रिकॉग्नाइज होगा। 31 मार्च तक सिर्फ रिकमेंडेशन गए, कोई डिक्लेरेशन वगैरह नहीं किया, क्योंकि वो तो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। तो यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तो इसका एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए एज पर इंडेस। तो हम क्या करेंगे, जो 15,000 का डिविडेंड पेबल इन्होंने दिखा के रखा है ना, ये हम हटाएंगे। इन्होंने डिविडेंड पेबल ऑब्वियसली कहाँ दिखाया होगा, अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाया, क्योंकि पेबल तो लाइबिलिटी हो गया और ये करंट लाइबिलिटी क्योंकि रिसेंटली पे किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अदर करंट लाइबिलिटी से माइनस करेंगे। ये आपका 45,000 है ना, इससे माइनस 15,000 हो जाएगा। और ये रिजर्व एंड सरप्लस से भी क्या होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में 15,000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले अपने 15,000 रिजर्व एंड सरप्लस से कम किया था, अभी आप बढ़ा दोगे। तो ये पीएल का इम्पैक्ट नहीं, ये सीधा रिजर्व एंड सरप्लस का इम्पैक्ट है, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह होने के बाद एंड में इक्विटी से ही डिविडेंड दिया जाता है, कभी पीएल से नहीं दिया जाता है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया, रिजर्व एंड सरप्लस को फिर से 15,000 से बढ़ा दिया, और जो लाइबिलिटी हमारा था डिविडेंड का वो हमने कम कर दिया, है ना। यानी आपका लाइबिलिटी जो है वो कम हुआ सेम साइड में, और सेम साइड में आपका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया, डबल इफेक्ट हो गया, बात खत्म। यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर आर गवर्नमेंट स्टेचुटरी ड्यूज अमाउंटिंग टू ₹15,000 विच आर ग्रुप्ड अंडर अदर करेंट लाइबिलिटीज। तो आप बोलोगे ठीक ही तो है, अदर करंट लाइबिलिटीज में तो रहता है गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज। पर आपको मैं एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, वो पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड पेबल ऑफ ₹15,000 हैज बीन ग्रुप्ड अंडर अदर करेंट लाइबिलिटीज, और हमने उसी से तो निकाला था, याद दिला दूं, अदर करेंट लाइबिलिटीज में है बोला, अदर करेंट लाइबिलिटीज हमने निकाला था। लेकिन साथ में इन्होंने क्या बोला पता है, अलोंग विथ अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। मतलब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो अदर करेंट लाइबिलिटीज है ना, ये 45,000 का, इसके अंदर आपका इसके अंदर आपका डिविडेंड पेबल तो है 15,000 का, ठीक है, डिविडेंड पेबल आपका 15,000 का है। उसके अलावा सारे इन्होंने क्या बोल दिया पता है, सारे अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी को तो हम अलग से दिखाते हैं, सारे अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी है।
ये आपको बता दिया। मतलब ये कहना चाहते कि बाकी सारे फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर अगर इन्होंने बोला गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज जो है वो आपका अदर करंट लाइबिलिटी में डाला, मतलब इन्होंने गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यू को भी क्या मान लिया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान लिया। इन्होंने गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज को अदर करंट लाइबिलिटीज में डाला और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि 15,000 को छोड़ दें तो बाकी सारे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मतलब इन्होंने क्या किया, ये गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज 15,000 को क्या मान लिया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान लिया। पर आप बताओ गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज, मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो भी पूरा डाला हुआ है और वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज वगैरह को फाइनेंशियल लाइबिलिटी या कुछ भी नहीं मान सकते फाइनेंशियल वहाँ पर, कि इसका पीछे रीजन भी है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वो स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है और इसलिए हम उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मानते। तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं कहलाया जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज इसके अंदर इंक्लूडेड है ये हम यहाँ से हटा देंगे और इसका हम नामकरण ही क्या कर देंगे, इसका हम नामकरण कर देंगे अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी। देखा जाए तो अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी इन्होंने बोला, जिसमें से 15,000 डिविडेंड का भी हटा दिया हमने और 15,000 रुपये हमने क्या चीज का हटा दिया, गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज, ये बोलते हुए कि नॉट ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपका, ये हमने हटा दिया। अब जो है ये जो अलग से आएगा, ये अलग से कहाँ आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में अलग से आएगा ये 15,000। मतलब कुछ नहीं, हमने क्या किया, अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी से 15,000 निकाला और हमने अलग से 15,000 अदर करंट लाइबिलिटी दिखा दिया। मतलब कहने का मतलब ये जो 30,000 है ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इसमें 15,000 जो है वो हम कहेंगे नॉट ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, है ना, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं, मतलब बचा हुआ 15,000 ही क्या आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो वही हमने दिखाया अदर करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कितना, अल्टीमेटली 15,000 ही आपका बैलेंस रहेगा यहाँ पर, आप यहाँ भी लिख सकते हो। और ये हमने अलग से दिखा दिया 15,000 का क्या, गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज हमने अलग से दिखा दिया। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, पहले तो 15,000 हमने डिविडेंड पेबल हटाया और उसे रिजर्व में डाला और दूसरा वाला हमने गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज हमने कहा कि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है तो हमने यहाँ से हटा दिया और अलग से इसको दिखा दिया। ये बस सिंपल एक जगह से हटा के नया से अपने एक हेड बना के दिखा दिया ताकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी और दूसरे करंट लाइबिलिटी अलग अलग से रहे, है ना, अलग अलग से हमने दिखा दिया। बात खत्म। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। फिर आगे देखो, हम अभी सारे में मैं क्या करूं, डबल इफेक्ट दे रहा हूं, इसलिए ध्यान रहे कि आप एक एक सिंगल ट्रीटमेंट को अच्छे से समझ जाना। अगर एक एक सिंगल ट्रीटमेंट का आप डबल इफेक्ट देना सीख जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आराम से आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। वही तो हम कर रहे हैं, डबल इफेक्ट ही तो रहे हैं सबका। तो अभी तक हमने सबका डबल इफेक्ट ही दिया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, द कैपिटल एडवांसेस अमाउंटिंग टू ₹50,000 आर ग्रुप्ड अंडर अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, कैपिटल एडवांसेस तो लंबे समय के लिए दिया जाता है और ये नॉन करंट एसेट्स में तो परफेक्ट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट, इसका कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है हमें, एकदम परफेक्ट है ये। दूसरा, अदर करंट एसेट्स ऑफ ₹51,000 कंप्राइज इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, जो इंटरेस्ट हमें मिलना होता है वो तो शॉर्ट टर्म पीरियड में मिलना होता है, फ्यूचर में बहुत जल्द हमें मिल जाएगा, विद इन 1 ईयर ही मिल जाएगा जनरली इंटरेस्ट जो भी मिलना होता है। तो ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, अदर करंट एसेट्स में भी जाएगा, यानी ये भी क्या परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है जो किया हुआ है, मतलब इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं, एज पर इंडेक्स ये परफेक्ट है। यानी ये 2 पॉइंट हमने समझा कि एज पर इंडेक्स परफेक्ट है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। अभी तक हमने ये समझा। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 9, ये वाला, करेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000 इज इन शेयर्स ऑफ ए कंपनी विच वाज डन विद द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट आप ट्रेडिंग के लिए करो। तो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को हेल्ड फॉर ट्रेडिंग करते हो तो उसका जो भी फेयर वैल्यू चेंज होता है उसको हम फेयर वैल्यू में हमेशा मेजर करते हैं और इसका कोई भी इफेक्ट होता है वो FVTPL के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, यानी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। यानी अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो FVTPL अकाउंटिंग होता है, ये मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा है ना। आप वीडियो नंबर 2 उसमें आपको मिलेगा पूरे अच्छे से, FVTPL वगैरह सारा कंसेप्ट मैंने आपको दिया। करेंट इन्वेस्टमेंट हैज बीन कैरिड एट कॉस्ट, गलत किया, क्यों किया कॉस्ट में मेजर आपने, जबकि आपका ट्रेडिंग पर्पस है। तो ये क्या, गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पर, है ना। आपको मेजर करना था एट FVTPL, आपने कॉस्ट में मेजर कर दिया। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फेयर वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इन दिस केस इज ₹50,000। देखो ना 50,000 इसका फेयर वैल्यू था, पर आपने इन्वेस्टमेंट को दिखाया किस पे, 30,000, यानी कॉस्ट में दिखा दिया ना आपने इन्वेस्टमेंट को, तो गलत किया ना। तो ये 30,000 की जगह किस पे दिखना चाहिए था, ये 50,000 में दिखना चाहिए था, है ना, ये 50,000 में दिखना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करेंगे, हाँ करेंगे ना, क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ढूंढेंगे। कहाँ है इन्वेस्टमेंट, ये देखते हैं, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, ये रहा।
इसको हम क्या करेंगे 20,000 से बढ़ा देंगे। तो 20,000 का आपका जो प्रॉफिट ये जाएगा कहाँ पर, एफबीटीपीएल के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन साथ साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो फ्यूचर में जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो फ्यूचर में तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगा। आज नहीं ले रहा है, आज आप फेयर वैल्यू में मेजर कर रहे हो, आज वो गवर्नमेंट आपसे नहीं ले रहा है, पर फ्यूचर में जब आप मान लो 70,000 में बेचोगे तो आपके हिसाब से तो आप बोलोगे 50,000 का मेरा कैरिंग अमाउंट है, मैं 70 में बेचूंगा, आप 20,000 में टैक्स देना चाहोगे। पर गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, तेरा तो कॉस्ट 30,000 लगा था, तो 30,000 के ऊपर मुझे टैक्स दे। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि आपका कैरिंग अमाउंट आपने 50,000 बना दिया, मान लो अगर आप 50,000 में बेचोगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आपके हिसाब से कोई टैक्स नहीं बनेगा। अगर मान लो आपने 50 में बेचा, पर गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोलेगा तेरा तो कॉस्ट 30,000 ही था, तो गवर्नमेंट आपसे 20,000 का टैक्स लेगा फ्यूचर में 30%, कितना 6,000 आपसे टैक्स लेगा। और आज वो आपसे ले नहीं रहा, पर आज आप बोल सकते हो कि हमने 20,000 कमाया है, आज आप बोल सकते हो ना हमने 20,000 कमाया है ना, रिवैल्यू करके कमाया, तो 20,000 का 30% 6,000 आपका आज टैक्स बनता है। पर आज गवर्नमेंट आपसे लेगा नहीं, फ्यूचर में वो आपसे टैक्स लेगा, तो इसलिए आज हमसे टैक्स नहीं लेगा। तो आज का ये टैक्स नहीं, करंट टैक्स नहीं है, ये फ्यूचर में टैक्स लिया जाए, इसलिए हम इस टैक्स को डेफर कर देंगे, दैट इज ए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो 6,000 का जो टैक्स बनता है इसे हम दिखा देंगे कहाँ पर, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में दिखा देंगे। और ये 6,000 का हमारा जो है ये नेट इफेक्ट के साथ अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा 20,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, हमारा 14,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 20,000 से आपका एसेट तो बढ़ा, पर लाइबिलिटी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी 6,000 से बचा, क्योंकि टैक्स ले जाएगा ना गवर्नमेंट आपसे 6,000 का, तो आपका अल्टीमेटली नेट में प्रॉफिट कितना हुआ आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, आपका प्रॉफिट हुआ 14,000 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में 14,000 को प्रॉफिट दिखाएंगे, और ये जाएगा कहाँ पर, ये ऑब्वियसली पीएल अकाउंट में जाएगा आपका, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ रफ में, बैलेंस शीट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 से बढ़ा है ना, और आपका पीएल जो है ये आपका बढ़ा 14,000 से, और आपका जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये आपका बढ़ा 6,000 से। इसका ये इम्पैक्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर डबल इफेक्ट के साथ दिया, यानी दोनों पूरा मैच करेगा। यानी अब भी आप कहते हो कि हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है, मैं कहता हूँ यस, अभी तक हमारा बैलेंस शीट सारा डबल इफेक्ट के साथ है, मैच हो रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक हमारा। देखो ना कितने प्यारे प्यारे तरीके से हमने कितने अच्छे से यहाँ तक पॉइंट नंबर 9 सुलटा दिया है, और अभी तक हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर हम करेंगे पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, एक्चुअरियल गेन ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट मेजरमेंट, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट मेजरमेंट याद है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन इंडेक्स 19, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, देखो अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि वो सब नहीं समझोगे तो फिर कैसे करोगे, इंडेक्स तो आपको आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर वो वीडियो में भी मैंने ये सारा चीज़ समझाया, मैंने आपको समझाया था कि जो भी आपका एक्चुअरियल गेन या एक्चुअरियल लॉस आता है, चाहे वो लायबिलिटी में हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में हो, या फिर प्लान एसेट्स में हो, जो भी आपका एक्चुअरियल गेन या एक्चुअरियल लॉस आता है उसे हम पीएल अकाउंट में नहीं दिखाते, उसे हम दिखाते अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में। आपको याद होगा मैंने इंडेक्स 19 पढ़ाया, जाके देखो, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि ये कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, एक्चुअरियल का गेन हुआ है पीवीडीओ में, पीवीडीओ तो क्या होता है हमारा लाइबिलिटी होता है ना, एक्चुअरियल का गेन हुआ कितने का, 1000 का गेन हुआ, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअरियल गेन हुआ ना, एक्चुअरियल गेन हुआ ऑफ ₹1000, इसका इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट के हिसाब से अगर हम देखें, तो इसका इफेक्ट होगा आपका जो पीवीडीबीओ है, जो आपका लाइबिलिटी आपका है ना, पीवीडीबीओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जो एम्प्लॉय बेनिफिट कम लाइबिलिटी दिखाते हैं, ये आपका 1000 से कम हो जाएगा, गेन हुआ है। अगर लॉस होता तो लाइबिलिटी बढ़ता, मतलब लाइबिलिटी कम होगा आपका, ये आपका कम हो जाएगा। और ओसीए जो है ना, ये ओसीए हम दिखा देंगे कितने का, ये हम ओसीए 1000 का दिखाएंगे, क्या गेन हुआ है। लेकिन आप सोचो ना, ये आपका मेजरमेंट में गेन हुआ है, तो इसका टैक्स इफेक्ट भी तो बनेगा, जो कि फ्यूचर में ऑब्वियस सा बात आपसे टैक्स लिया जाएगा, तो इसका जो टैक्स इफेक्ट है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका टैक्स इफेक्ट क्या करेंगे, हम यहाँ से 300 का जो 30% का टैक्स बनेगा ओसीआई से कम करेंगे, क्योंकि टैक्स इफेक्ट भी ओसीआई से कम होगा, ये हमने इंडेक्स 12 में पढ़ा है कि जहां पर उसका फायदा जाता है टैक्स इफेक्ट भी उसी में जाएगा। तो अगर मैं इसका डीटीएल बनाता हूं, अगर मैं इसका डीटीएल बनाता हूं, क्योंकि फ्यूचर में मेरा लाइबिलिटी आ सकता है 300 का कि गेन हुआ है, तो फ्यूचर में इसका लाइबिलिटी जो आएगा इसका, उसका 300 रुपये का जो डीटीएल में जाएगा, ये आपका कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा ओसीआई में नेट इफेक्ट कितना पड़ेगा मेरा, अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरा ओसीआई में नेट इफेक्ट पड़ रहा है 7 रेट का,
है ना, 700 पॉजिटिव नेट इफेक्ट पर है, डीटीएल में 300 नेट इफेक्ट पर है, और लाइबिलिटी में 1000 का नेट इफेक्ट पर है, ये हमने समझा। या आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे कि 1000 का पीवीडीबीओ आपका लाइबिलिटी कम हुआ, पर पूरा 1000 आपका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फायदा में टैक्स भी तो लगता है, पर टैक्स अभी नहीं लगेगा, फ्यूचर में लगेगा, तो टैक्स हमारा डेफर टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब हम पेमेंट वगैरह करेंगे, जब खर्चा दिखाया जाएगा, तभी आपका एडजस्टमेंट होगा ना। तो यहाँ पर 300 का आपका खर्चा जो है ये फ्यूचर में आपका टैक्स लग सकता है, क्योंकि अपने गेन दिखाया है ना। तो यहाँ पर ये आएगा, और 700 का आपका ओसीए में नेट बेनिफिट हो जाएगा। तो इसका अब हम इफेक्ट कैसे करेंगे, हम ये डाल देते हैं बैलेंस शीट में। 1000 से आपका क्या होगा, ये आपका जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा, प्रोविजन में आता है देखो, और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता नहीं है, क्योंकि जनरली एम्प्लॉय बेनिफिट को हम लंबे समय के बाद ही देते हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन में होगा। तो यहाँ पर आपका 1000 माइनस हो जाएगा, ये हमने 1000 को माइनस कर दिया, और आपका ओसीआई में इंपैक्ट कितने का जाएगा, मैंने आपको बताया था ओसीआई में 700 का ही इंपैक्ट जाएगा। ये आपका ऑब्वियस सा बात है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही सब कुछ रहता है ना, उसके अंदर ही अलग अलग हेड में रहते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही ओसीआई में आपका 700 चला जाएगा, और डीटीएल में चला जाएगा कितना, 300, है ना, ये डीटीएल में चला गया 300 का। तो अब देख सकते हो 700 से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा ओसीए के थ्रू, डीटीएल आपका 300 से बढ़ा, तो दोनों मिला के 1000 से बढ़ा, और आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1000 से घट गया। तो अल्टीमेटली आपका डबल इफेक्ट हो रहा है, मैच हो रहा है हमारा परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट हमने कवर कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट येट बीन अप्रूव्ड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन वगैरह हमें करने को बोला। मतलब आप देखो ना, हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया अभी तक, अब बस एक ही एडजस्टमेंट बचा हुआ है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये मैंने छोड़ा हुआ था, करंट टैक्स इज कैलकुलेटेड एट 30% ऑन पीबीटी इज रुपीज 3,55,000 विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम टैक्स। द करेक्ट करंट टैक्स आफ्टर डूइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट of allowances disallowances related to income tax comes to rupees 1,25,500। यानी गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टैक्स जो है ना वो कितना है, करंट टैक्स 125,700 है, तो देखा जाए तो टैक्स इतना ही बनता है, तो इतना हमारा मेजर होगा। बाकी डेफर टैक्स वगैरह तो सारा हमने डबल इफेक्ट के साथ दिखाई है, तो करंट टैक्स हमारा बनता है 125,700, पर इन्होंने करंट टैक्स कितना दिखा के रखा हुआ है, इन्होंने करंट टैक्स देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा के रखा हुआ 106,500। और आपको चलो यहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप देख लो, यहाँ पर देखो 106,500 इन्होंने करंट टैक्स दिखाया है ना। मतलब ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना, ये आपका क्या है, करंट टैक्स है। ये आपका दिखाया गया कितना 106,500, पर ये दिखना कितना चाहिए, रियल में कितना है ये, रियल में 125,700 है ना, तो आपका कितना बढ़ना चाहिए, 106,500 रियल में होना चाहिए 127,500, यानी आपका 106,500 माइनस 125,700 है ना, हाँ 125,700, यानी आपका 19,200 से आपका करंट टैक्स बढ़ना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा था, ये था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका 19,200 से बढ़ेगा, जो कि आपका करंट टैक्स है। और ये आपका क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना, जो कि आपका करंट टैक्स हो गया, ये आपका 90,200 से बढ़ेगा। तो देखो लाइबिलिटी बढ़ा ना, प्रोविजन बढ़ा, तो प्रोविजन अगर बढ़ेगा तो आपका पीएल गिरेगा, और टैक्स का इफेक्ट तो पीएल में जाता है। तो यहाँ पर आप देखो पीएल आपका गिर जाएगा कितने से, 19,200 से आपका पीएल गिर जाएगा आपका, है ना। ये हमने सारा चीज़ दिखा दी यहाँ पर परफेक्ट तरीके से, देखो हमने ये सारा चीज़ दिखाया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हमने ये दिखाया तो मतलब हमने सारा इफेक्ट कर लिया। अब हम बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे एक एक करके, एक एक करके अगर हम क्लोज करते हैं, रुक जाओ एक बार, ये वाला को मैं थोड़ा सा उधर लेके जाता हूँ। हो गया ये शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस हो गया यहाँ पर आपका। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्लोज करते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखो ये तो 1 लाख की आएगा, है ना। अब इसका देखते हैं, 227,500 प्लस 7,200 प्लस 15,000 प्लस 14,000 प्लस 700 माइनस 19200।
ये आ गया आपका, यानी ये आ रहा है 245200 आया आपका। फिर हम ये देखते हैं, ये आया 24,000, और ये आपका 6,000, 12,000, 12,300, 13,000, 13,000 कितना आ रहा है, 6,400, 4,800 आएगा ना आपका। हाँ ठीक है, 4,800, 5,100 आ रहा है ये। हमारा ये है 11,000, ये आपका 15,000, ये आ रहा आपका 125,700, जो आपका करंट टैक्स रियल में होना था, ये आपका 15,000 है ना, ये सारा हमने आया। और ऊपर आपका करंट टैक्स जो है, सॉरी एसेट्स जो है, ये आएगा आपका 1 लाख का। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है ना, 1 लाख का है। 40,000, यह आया आपका 50,000, और यहाँ पर आ रहा है 50,000, यह आपका 80,000, यह 55,000, यह 115,000, यह है 51,000, है ना। तो देखो हमने क्लोज कर दिया। अब देखो ना, आपने हमने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले बैलेंस शीट एज इट इज बनाया, और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसका मैंने डबल इफेक्ट किया, और ये डबल इफेक्ट करने के बाद हम चेक करते कि क्या हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है। अगर हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया तो बल्ले बल्ले, तब तो फिर मेरे पे भरोसा करोगे ना कि हाँ मैंने आपका इजी बना दिया। और इससे ज़्यादा इजी बनाना ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। ये मेरा घमंड नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, इससे आसान नहीं हो सकता, है ना। ये मेरा बिलीफ है कि मतलब मैंने कोशिश किया है कि पूरा इजी बना दूँ। हो सकता है कोई और भी इससे भी ज़्यादा इजी बना दे, पर मेरी नज़र में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप इससे ज़्यादा इजी वे में आप इस बैलेंस शीट को बना सकते हो। हम ये चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर देखो 1,40,000, 50,000, 1,40,000, 50,000, आंसर मैच करा रहे हम। 80, 50, 55, 80, 50, 55, है ना। फिर आपका 1,15,, 51,000, 1,15,, 51,000 परफेक्ट है अभी तक तो देखो। फिर है 1,02,45,, 200, 1,02,45,, 200 परफेक्ट। 24,000, 5,100 परफेक्ट। मेनली तो रिजर्व एंड सरप्लस ही होता है, वो मैच कर गया तो मतलब सब कुछ करेक्ट होना ही है ऐसे भी। 11,000, 15,000, 15,000, 125,700। तो देखो ना, पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमारा मैच हुआ एकदम आसान तरीके से, हमारा मैच हुआ यहाँ पर। तो सोचो ना, एग्जाम में आपके लिए बैलेंस शीट बनाना कितना आसान रहेगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में आप सबसे पहले बैलेंस शीट बनाओगे, ये आपका मैच हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपका। तो मार्क्स ऐसे भी अच्छा खासा सिक्योर हो चुका आपका। फिर इसके बाद बनाओ ना जितना वर्किंग बनाना है, क्या दिक्कत है ना। पर यहाँ पर मेरा मुद्दा ये कि मैं आपको समझा दूं कि बैलेंस शीट कितना ईजी वे में आप बना सकते हो। वापस से रिपीट करो, मैंने क्या किया, मैंने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इक्विटी सब कुछ एज इट इज क्वेश्चन के हिसाब से डाला। उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी जितने इन्फॉर्मेशन थे वो सारे इन्फॉर्मेशन का मैंने क्या किया, डबल इफेक्ट किया। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन का मैंने क्या किया, डबल इफेक्ट किया। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पर ये देखो, ये सारा था एज इट इज उतारा, एंड सबका डबल इफेक्ट में देते गया। जो जो डबल इफेक्ट होना चाहिए करेक्शन करने के साथ साथ, वो डबल इफेक्ट मैंने दिया। वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में बस वही था, डीटीए का खेल था। तो वो डीटीए का खेल हमने किया कैसे, पीएल में और डीटीए में एडजस्ट किया हमने। फिर दूसरा वाला अगर हम देखेंगे, यहाँ पर प्री इनकॉर्पोरेशन का बात बोल दिया मैंने, करंट टैक्स आपका बढ़ना चाहिए, तो करंट टैक्स को हमने बढ़ाया और पीएल को घटाया हमने। फिर उसके बाद में हमने डिविडेंड था, तो डिविडेंड में हमने रिजर्व एंड सरप्लस को बढ़ाया और डिविडेंड पेबल को कम किया हमने, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक। फिर गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी ड्यूज को फाइनेंशियल लाइबिलिटी, करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी को अलग किया, गवर्नमेंट ड्यूज को हमने रखा अदर करंट लाइबिलिटी में, और करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी को हमने अलग से रखा। और ये तो दोनों परफेक्ट था ही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर इन्वेस्टमेंट 20,000 से बढ़ना चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसका नेट इफेक्ट 14,000 हमने ओसीआई में, गलत, उसी में नहीं जाएगा। 14,000 में पीएल में दिखाया और 6,000 में डेफर टैक्स लाइबिलिटी में दिखाया, और बाकी 20,000 आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इसका भी डबल इफेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। फिर एक्चुअल गेन मैंने आपको बताया था, ये ओसीए में जाता है, और इसका रिलेटेड डेफर टैक्स लाइबिलिटी का भी एडजस्टमेंट ओसीए के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर 1000 से आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है, और नेट में आपका ओसीए 700 से बढ़ रहा है, और 300 आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रहा है नेट में। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। अब अगर हम देखें कि अब आपको देखो, बैलेंस शीट तो आप बना दोगे जिससे मैंने बताया, अब आपको बनाना है एक और चीज, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका इसी फॉर्मेट में बनेगा,
इसी फॉर्मेट में बनेगा। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, इसी फॉर्मेट से मैं इसको ठीक करके उतार दूंगा। ये जो मेरा फॉर्मेट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको मुझे देखने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस ही देखना पड़ेगा इसको मुझे उतारने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई चेंजेस नहीं है, ये पूरा का पूरा वैसा ही है। अदर इनकम में मैं बता रहा हूँ चेंजेस है, क्योंकि अदर इनकम आपका हुआ था ना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया था। इन्वेस्टमेंट 30,000 से कितना हो गया, 50,000 हो गया था। तो इन्वेस्टमेंट को आपका बढ़ाया गया था। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक करके पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए। एक काम करते, इसको भी हम लोग उतार ही रहते, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको उतार के ना फिर हम उसका एडजस्टमेंट करते, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में तो करना ही है, मैं आपको करा ही देता हूँ। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाएंगे ना, कैसे बनाएंगे देखो, पहले इसको मैं उतार लेता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो देखो एज इट इज़ आपका 10 लाख ही होना है आपका। फिर अदर इनकम, अदर इनकम पहले से आपका कितना है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट होना है, मैं इसको एक बार अंदर लिखता हूँ। 1 लाख आपका अदर इनकम का है बैलेंस। फिर आपका टोटल रेवेन्यू आएगा इससे, नीचे आपका आएगा खर्चा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपका नीचे जो आएगा क्या क्या आएगा, परचेज, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज ऑफ स्टॉक, है ना, ये आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, फिर आइए अदर एक्सपेंसेस, ये सारा आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर हम एक काम करते, बाकी सारा भी हम उतार लेते, क्या क्या है, 5,50,000, 1,75,000, 5,50,000, 1,75,000, और डेप्रीशिएशन आपका 30,000, 90,000, ये हमने उतार लिया सारा। और ये उतारने के बाद हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। नीचे मैं लिखता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा हमारा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग माइनस करेंगे क्या क्या, एक तो करंट टैक्स माइनस करेंगे और एक डेफर्ड टैक्स माइनस करेंगे। अब करंट टैक्स भी मैं लिख देता हूँ पहले से, जो है आपका वो लिख देता हूँ मैं पहले, 106,500, है ना। और दूसरा डेफर्ड टैक्स आपका कितना है, पहले से आपका 6,000 आपका डेफर्ड टैक्स है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलो ये करने के बाद आपका हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा एंड में, क्योंकि टैक्स माइनस कर देंगे तो पैट आ जाएगा ना, मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये हमने लिखा, एक बार हमने सारा चीज़ लिख दिया यहाँ पर। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी इंपैक्ट होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस पे ही जाता है आपका। तो हमें अब बैलेंस शीट में हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ना, जो हमारा बैलेंस शीट है ना, हम सिर्फ ये डेटा ही देखेंगे। और इसमें भी वही वही डेटा देखेंगे जो पीएल से जिसका लेना देना है, और कुछ भी नहीं देखेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही देखना है जो पीएल से लेना देना है। अब देखो ये वाला पीएल से लेना देना है आपका, ये आपका 7,200 का पीएल से लेना देना है। पर ये 7,200 क्या चिका था, मैं आपको याद दिला दूँ, ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी का था केस, है ना। डेफर टैक्स लाइबिलिटी का यानी डेफर टैक्स एसेट था ये। कैसे आया था डेफर टैक्स एसेट्स, ये भी आपको याद दिला देता हूँ मैं। ये डेफर टैक्स आया था आपका प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का, है ना, जिसका आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो ये डेफर टैक्स एसेट का केस था, ये वाला हम पहले सल्टा लेते, एक एक करके सल्टाते, जो पीएल वाला बैलेंस है वो आपका यहाँ पर सल्टेगा। तो 7,200 आपका डेफर टैक्स एसेट होगा, यानी डेफर टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पर करें 7,200 जो है ये कहाँ पर एडजस्ट होगा, यहाँ पर होगा। डेफर टैक्स है आपका, ये डेफर टैक्स तो हमारा लाइबिलिटी का ही केस है। तो 6,000 आपका लाइबिलिटी था, तो इसमें मैंने माइनस कर दिया 7,200, एक हमने ये माइनस कर दिया। मतलब अभी मैं क्या करूं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका अल्टीमेटली यही बैलेंस आएगा, वो मैं दिखा रहा हूं कि ये बैलेंस कैसा आएगा आपका, यही बैलेंस आने वाला है। बस हम इसको उतारे, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी बना ही लिया ये, बस हम इसका इंपैक्ट दिखा रहे कि कैसे इसका ओवरऑल इंपैक्ट आएगा, कि एंड में 245,200 कैसे आ जाएगा, ये हम देख रहे हैं। तो देखो हमने इसको सल्टा लिया। अब ये तो रिजर्व एंड सरप्लस का केस है, बाद में देखिएगा, अभी नहीं सल्टेगा इसका। अब दूसरा क्या गया, 14,000। ये 14,000 आपको याद है क्या चीज़ से आया था, आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा था। 20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट इनकम हुआ था, कहाँ गया, ऊपर है ना। 20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट का इनकम हुआ था, जिसका हमने 14,000 हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया, फायदा दिखाया। और 6,000 हमने क्या दिखाया, डेफर टैक्स लाइबिलिटी दिखाया हमने। 6,000 हमने डेफर टैक्स लाइबिलिटी दिखाया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अल्टीमेटली देखा जाए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अदर इनकम में 20,000 ही दिखाएंगे।
अदर इनकम में हम 20,000 दिखाएंगे इसको, और फिर हम क्या करेंगे, डेफर टैक्स में इसको हम 6,000 से खर्चा दिखा देंगे। मतलब डेफर टैक्स क्या करेगा, पीएल को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डेफर टैक्स पीएल को चार्ज कर रहा है, पीएल को ये डेबिट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो इनकम है ये पीएल को क्रेडिट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या है, इधर 20,000 आपका बढ़ा और इधर 6,000 देखा जाए तो ये खर्चे तो माइनस ही तो होगा पीबीटी से, ये आपका खर्चा दिखा। तो 20,000 मैंने 6,000 क्या हो, 14,000 का इंपैक्ट किया है। मतलब मैं यहाँ पर 14,000 दिखाने की जगह मैंने अलग अलग जगह पे दिखा दिया, क्योंकि वो डेफर टैक्स की जगह पे आपका खर्चा दिखेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर अल्टीमेटली आप देख सकते हो ये हमारा जो 14,000 है, ये 14,000 मैंने दिखा दिया, कैसे दिखाया, 20 और 6,000 दिखाया। मतलब 20,000 मैंने अदर इनकम में पूरा दिखाया, और उसका जो आपका टैक्स एक्सपेंसेस था, आपका डेफर टैक्स लायबिलिटी का टैक्स एक्सपेंसेस, उसको मैंने नीचे डेफर टैक्स लायबिलिटी में दिखाया उसका टैक्स एक्सपेंसेस। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, मतलब ये भी आपका हो गया। अब बचा क्या, पीएल का बैलेंस ये रहा 19,200 आपका पीएल का। मैंने सिर्फ पीएल सल्टा है अभी, देखो तो पीएल अगर मैं सल्टाऊं तो 19,200 आपका कहाँ जाएगा, पीएल का खर्चा। ऑब्वियस बात ये आपका करंट टैक्स में जाएगा, 19,200 आपका करंट टैक्स में आपका खर्चा जाएगा। तो पूरा का पूरा 19,000 हमारा करंट टैक्स में खर्चा चला गया। तो ये सारा मैंने आपका एडजस्टमेंट दिखा दिया। मतलब ये हो गया कितना, 1,20,000। ये 1,20,000 हो गया ना आपका यहाँ पर। अब हम देखते हैं, अब अगर ये 1,20,000 हो गया तो ये हो गया 11,20,000। अब मेरा बात सुनो, क्या और पीएल का इम्पैक्ट है कुछ, नहीं है। देखो पीएल का ये रहा इम्पैक्ट, ये तो रिजर्व एंड सरप्लस का इम्पैक्ट है, बाद में होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद में होता है, पैट के बाद हम डिविडेंड देते हैं ना, तो उसके बाद का होगा ये। और यहाँ पर ये 700 ये भी ओसीआई का बाद में होगा। पीएल का हमने ये दिखा दिया, ये हमने दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका हमने डबल दिखाया, एक 20,000 अलग से दिखाया और एक 6,000 अलग से दिखाया, बस आपको ये ध्यान पे रखना है। तो ये सारा दिखा दिया हमने, पीएल अभी तक पूरा दिखा दिया। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर तक अब हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, हम आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम आराम से करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है बैलेंस आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा आपका, ये आप देख लो, 5 लाख है, 5 लाख है माइनस 50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,20,000 हो रहा है, दोनों मिला के, है ना। ये नहीं आ रहा 7,45,000, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली कितना आएगा, 11,02,000, 11,20,000 से माइनस करेंगे ये वाला, यानी ये आपका आ रहा है अल्टीमेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ रहा है 3,75,000 का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है आपका, है ना। अब हम यहाँ पर अगर इसको क्लोज करें तो आप देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, करंट टैक्स आपका कितना आ रहा है, 125,700 आ रहा है आपका करंट टैक्स, और आपका डेफर टैक्स कितना आ रहा है 12,000, और 7,200 आपका, यानी ये आ रहा है 4,800। ये आपका 4,800 आ गया आपका, है ना। अभी तक हमने पीएल वाला किया, ओसीआई वाला अभी तक हमने इफेक्ट नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे ओसीआई वाला इफेक्ट। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका कितना हो रहा है, 3,75,000 माइनस 125,700 माइनस 4,800 आपका, यानी ये आ रहा है 244,500। ये 244,500 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ओसीआई का एडजस्टमेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं, वो एडजस्टमेंट हम ओसीआई का भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ओसीआई का एडजस्टमेंट करें तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर ओसीआई का हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो माइनस ओसीआई, ये आपका क्या चीज़ का होगा ओसीआई का एडजस्टमेंट, देख लो आप। एक तो आपका जो कहाँ गया, ये आपका था ना ओसीआई 700। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, ओसीआई में आपका जो गेन हुआ वो देखा जाए तो 1,000 का गेन हुआ, और 300 तो हमने डेफर टैक्स में दिखाया ना, क्योंकि आप देखो 1,000 का आपने लाइबिलिटी कम किया। तो अगर मैं टैक्स को बाद में अलग से दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली देखो 700 दिखा सकता हूँ, ओसीआई का गेन मैं नेट 700 दिखा सकता हूँ, पर मुझे नेट नहीं दिखाना, मैं ओसीआई का गेन दिखाऊंगा क्रॉस, पूरा गेन दिखाऊंगा, ठीक है। ओसीआई का गेन आपका क्या होगा, प्लस होता है, ओसीआई का गेन होगा तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो ये 1,000 से आपका क्या होगा, बढ़ेगा गेन, और हम माइनस करेंगे क्या, ओसीआई का आपका डेफर टैक्स, जो आपका गेन में डेफर टैक्स है ना, ये आपका माइनस होगा। ये पहले क्यों नहीं हुआ माइनस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा वो, ये जो डेफर टैक्स है आपका अलग से ओसीआई के बाद में माइनस होगा आपका। तो ये 300 बाद में आपका एडजस्ट होगा। अगर ये 300 आपका बाद में एडजस्ट होगा तो आपका बनेगा कितना, प्लस 1,000 माइनस 300, यानी ये आपका कितना आ गया 245, 200 आ गया आपका ये, है ना। 245 200 आ गया आपका। अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस भी वो 245 200 है या नहीं है। ये देखो 245 200 हमारा बैलेंस है। अब आप बोलोगे अच्छा आपने ये ले लिया, आपने ये ले लिया, ये सारा ले लिया आपने, आपने ये 15,000 का रिजर्व एंड सरप्लस क्यों नहीं लिया। मैं बता रहा हूँ इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको माइनस ही कहाँ किया कि जो हम ले। अब आप देखो, अगर मान लो पहले का अगर प्रॉब्लम हो, पहले का अगर प्रॉब्लम होता तो पहले का यहाँ पर ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ रहता ना,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इसका माइनस किया हुआ ही नहीं है, ये जो बैलेंसेस है मतलब यहाँ पर आपका ऑलरेडी माइनस हुआ ही नहीं है आपका, तो यहाँ पर प्रॉफिट के बाद ही तो माइनस हो रहा है। तो हम चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते थे, हम चाहते तो हम इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर में मान दे, क्योंकि प्रॉफिट से तो डिविडेंड माइनस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान दे कि प्रॉफिट से पहले डिविडेंड माइनस हुआ होगा, फिर से हम ऐड कर दे तो हमारा आता, क्योंकि वो सीधा बैलेंस शीट से एडजस्ट हो जाता है, मतलब इसका इंपैक्ट इसमें नहीं जाएगा, वो सीधा बैलेंस शीट से एडजस्ट हो जाता है। तो हमने बैलेंस शीट में तो एडजस्ट कर ही दिया, प्रॉफिट में यहाँ पर हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, बैलेंस शीट में वो अपने आप ही एडजस्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पर आपका अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 245 200 आपका आ रहा है, और ये 245 200 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आपका अल्टीमेटली चला गया। एक सेकंड, कहाँ गया, फिर इनका सॉल्यूशन में जाते हैं फटाफट से। ये रहा सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा परफेक्टली आया 245 200, 244 500 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो माइनस कहाँ से होगा वो, तो यहाँ पर ये माइनस ही नहीं हुआ। 1000 मैंने आपको बेनिफिट का गेन दिखाया, और ये 700 अलग से इसका डेफर टैक्स का अलग से दिखाया गया, ये दो मैंने बताया था। इसका नेट तो आपका 780 होता है जो मैंने OCI में दिखाया था, ये चला गया आपका। और बैलेंस शीट में आप देख सकते हो पूरा का पूरा अदर इक्विटी वगैरह सारा चीज़ मैच कर रहा है हमारा, परफेक्ट है, सारा चीज़ मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमारा फाइनली यहाँ पर ये बन जाता है। और इसका वर्किंग मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि उसका जरूरत भी नहीं, आप चाहो तो खुद बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको ये समझा दी कि बैलेंस शीट कैसे बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से। अगर इसी तरीके से आप समझ जाते हो तो एग्जाम में आप इजीली, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, माइट बी 12 मार्क्स का, 16 का भी आ सकता है, पर 12 तक का आएगा मुझे लगता है। तो अगर आएगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को मैनेज कर पाओगे। तो चलिए, हमने क्वेश्चन कवर किया, एंड हमने पूरा ऑल टुगेदर दोनों मिला के एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमारा खत्म होता है पूरा।